तो जामिया वहां पे आपको रखना नहीं चाह रहा है। जामिया चाह रहा है कि आप आए वहां पे पढ़ें और आगे चल के यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करें, जो आपका भी गोल होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि लार्जर गोल को साइड में रखते हुए और ये ध्यान रखते हुए कि यूपीएससी का पैटर्न जामिया में रिपीट होगा, इसलिए आपको पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है। सेकंड इम्पोर्टेंट, ये पहला इंपॉर्टेंस है। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है? सेकंड इंपॉर्टेंस ये है that many of you, as I had known in the initial session, इस साल प्रीलिम्स देने वाले हैं। Can all those people who are giving prelims this year give me a thumbs up? कितने लोग हैं जो इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं? तो अच्छा खासा एक कोहॉर्ट है यहाँ पे जो इस साल प्रीलिम्स दे रहा है, और आप में से कुछ होंगे जो इस साल नहीं भी दे रहे हैं। लेकिन अब देखिए, ये सेशन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो प्रीलिम्स इस साल दे रहे हैं, और उनके लिए भी है जो इस साल नहीं दे रहे हैं। क्योंकि क्या यूपीएससी के 2021 के पीवाईक्यूज 2027 में या 28 में जरूरी नहीं रहेंगे? वो तो तब भी जरूरी रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐसी चीज है जो आपको हर साल करना है। अगर आप एग्जाम 2026 में दे रहे हैं, 27 में दे रहे हैं, 28 में दे रहे हैं, डजेंट मैटर। वेन एवर यू डू द एग्जाम, पिछले 10-15 साल के पीवाईक्यूज आपको एनालाइज करना ही है। तो इसीलिए इन सेशंस को बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये सेशंस लॉन्ग टर्म में आपकी मदद करेगी। ठीक है। लॉन्ग टर्म में कैसे? ये आपके लार्जर गोल को हिट करते हैं। आपका इनिशियल गोल तो जामिया आर्ट्स है, लेकिन आपका लार्जर गोल क्या है? आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है। ये आपकी हर साल मदद करेगी। इस साल चाहे आप एग्जाम दो या आगे चल के आप एग्जाम दो, ये सेशंस आपकी मदद करेंगे। तो विद दिस बेसिक इंट्रोडक्शन, लेट अस गेट स्टार्टेड विद द सेशन। अब सबसे पहले जब हम पीवाईक्यू एनालिसिस बोलते हैं, यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस, हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसके पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं या कमेंट में अपने डाउट्स डाल रहे हैं, रैंडमली मत डालिए, क्योंकि मैं अपना टॉपिक रोककर आपके डाउट्स नहीं ले सकता। तो आपको मैं एक सेशन का एक पार्ट खत्म होने के बाद मैं आपको मौका दूंगा आपके डाउट्स पूछने का और डाउट्स को पोस्ट करने का। तब उसको पोस्ट कीजिए सो दैट आई कैन एड्रेस देम। आप रैंडमली बीच में पोस्ट करेंगे तो उसको एड्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट एंड फोकस ऑन द सेशन कंप्लीटली। तो टू बिगिन विथ, जब हम कहते हैं कि पीवाईक्यू एनालिसिस ये क्या होता है, तो इस पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए दो पार्ट होते हैं। आप सबके पास पेन और पेपर है अपने हाथ में? डू ऑल ऑफ यू हैव अ पेन एंड पेपर विथ यू? अगर उसके बिना आप सेशन में बैठे हैं, नॉट अलाउड। पेन और वेरी पेपर गुड, आप लोग निकाल लीजिए, इसके लिए 1 निकाल मिनट लीजिए। 2 मिनट मिल जाएगा आपको, लेकिन फटाफट कर लीजिए निकाल आप। लीजिए, जिनके पास नहीं है जल्दी से निकाल लीजिए। नेवर सिट फॉर अ सेशन विदाउट बेसिक पेन एंड पेपर। एकेडमिक पार्ट है ना भाई, पढ़ाई करने हैं अपन। चलिए शाबाश। तो आई होप आप सबके पास पेन एंड पेपर होगा। तो राइट डाउन कि पीवाईक्यू एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है नंबर 1, कंटेंट एनालिसिस। नंबर 1 इज कंटेंट एनालिसिस एंड नंबर 2 इज लैंग्वेज एनालिसिस। नंबर 1 कंटेंट एनालिसिस, नंबर 2 लैंग्वेज एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस, लैंग्वेज एनालिसिस। अब इसका मतलब क्या है? सोच लीजिए आपने यूपीएससी का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा, आपने देखा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो आपको सब्जेक्ट पता चल गया। आपने देखा कि ये उस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से पूछा गया, तो आपको टॉपिक या सब टॉपिक पता चल गया। फिर आपने देखा कि उसमें से कितनी चीजें आपको पता थी, आपको नहीं पता थी। अब एक बार ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ गया है, ये इस बात को, इस फैक्ट को एस्टेब्लिश कर देता है कि वो टॉपिक और उसमें पूछे गए सारे करेक्ट ऑप्शन, सारे रॉन्ग ऑप्शन यूपीएससी की नजर में है। यूपीएससी नोज देम, यूपीएससी रेस्पेक्ट दैट टॉपिक। एंड जब भी यूपीएससी किसी टॉपिक को पूछ लेता है, दैट मीन्स वो उसकी नजर में है और उसमें आगे चल के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कंटेंट एनालिसिस में बेसिकली क्या करते हैं कि ऑलरेडी जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है, हम उसके बाद उसके ऊपर अपनी महारत हासिल करते हैं। वी अचीव मास्टरी ऑन इट। क्यों? क्योंकि बार बार यूपीएससी उसको फिर से पूछ सकता है। ओके। तो कंटेंट एनालिसिस का वो मतलब होता है। दूसरा जो पार्ट है वो है लैंग्वेज एनालिसिस। लैंग्वेज एनालिसिस ये है कि यूपीएससी जब अपने क्वेश्चंस को पूछता है, यूपीएससी जब अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, तो उसके पूछने का, स्टेटमेंट को रखने का एक अपना तरीका होता है। तो उस तरीके को, उसको समझने के लिए हमें ओवर द ईयर्स हम हमें ओवर द ईयर जो लैंग्वेज है यूपीएससी की, उसको स्टडी करना होगा, उसको डिकोड करना होगा। ठीक है। तो इन सेशंस में हम क्या करेंगे, हमारे पास 5 सेशन है और हमें ये दोनों चीजें करनी है। हमें लैंग्वेज एनालिसिस भी करना है, हमें कंटेंट एनालिसिस भी करना है। तो एक मेजर पार्ट हम सेशंस के थ्रू करेंगे, एक छोटा सा पार्ट होगा जो आपको होमवर्क होगा, जो आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपका माइंडसेट उसमें डेवलप हो। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम देखेंगे कि कौन से पैटर्न्स है, कौन से लैंग्वेज पैटर्न्स है जो यूपीएससी रिपीट करता है और अक्रॉस द ईयर्स वो कैसे शो अप करते हैं इस पेपर में। ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। यू विल बी सीइंग सम डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ मी। वन बाय वन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा।
हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूजिंग द पैटर्न विच वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, तो अब आपके किसी के डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन एनी डाउट्स बिफोर वी स्टार्ट? हेलो हेलो जी हेलो, बताइए। नो सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए प्लीज। सर मैं ना इस साल मेरा ग्रेजुएशन हो गया सर, और ओके, मैं ना सर ऑलरेडी कोचिंग कर चुका हूँ सर। मैं फिजिक्स वाले से कोचिंग हो गई सर मेरी कंप्लीट। आप पीवाईक्यू के बारे में क्या डाउट है वो पूछिए। पीवाईक्यू के दे तो डाउट नहीं है सर। पर्सनल डाउट नहीं प्लीज, बिकॉज वी आर इन अ कलेक्टिव सेशन, बाकी लोगों का टाइम खराब होगा। ओके ओके सर, ओके। ओके, एनीवन एल्स, एनी डाउट रिलेटेड टू पीवाईक्यूज? सर जी प्लीज। सर जो पीवाईक्यू में मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारे जो मजबूत सब्जेक्ट हैं ऐसे पॉलिटी इकोनॉमी, इनमें कुछ ऐसा हो सकता है कि उनमें भी कुछ कठिन क्वेश्चन आ जाए, वो भी हमसे ना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ऐसे भी क्वेश्चन हम देखेंगे। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम एक पर्टिकुलर सोर्स से पढ़ते हैं। यूपीएससी अपने आप को किसी सोर्स पर लिमिट नहीं करता। यूपीएससी में कोई रूल नहीं है कि लक्ष्मीकांत से ही क्वेश्चन पूछना है या स्पेक्ट्रम से ही क्वेश्चन पूछना है, तो यूपीएससी के पास लिबर्टी है। बट द गुड पार्ट इज, अगर वो क्वेश्चन मुश्किल है तो वो सबके लिए मुश्किल है, तो इसमें फायदा किसका होगा? जो लोग पीवाईक्यू एनालाइज करके लैंग्वेज वगैरह समझ के जाएंगे, उनका फायदा होगा। ठीक है, तो वो हम इसमें सीखने वाले हैं। नेक्स्ट आई थिंक लाइबा का कोई क्वेश्चन है, प्लीज लाइबा। सर हमें जो पीवाईक्यूज हैं वो सब्जेक्ट शुरू करने से पहले देखना चाहिए या बाद में? और सर हमें पीवाईक्यूज की मतलब बुक लेना जरूरी है या प्रिंट आउट के थ्रू हम मतलब खुद ही मतलब थोड़ा रिसर्च करके करें? पीवाईक्यूज देखिए, आपको सब्जेक्ट पढ़ने से पहले से लेके बाद में तक देखना है, क्योंकि पीवाईक्यूज हर स्टेज पे अलग अलग पर्पस सर्व करता है। सबसे पहला पर्पस क्या रहेगा? पीवाईक्यूज आपको बताएगा कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक सब टॉपिक कौन से हैं, और जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो आपकी प्रैक्टिस में मदद करेगा। और सब्जेक्ट पढ़ने के बाद वो आपकी रिवीजन में मदद करेगा। वो आपको बताएगा कि कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, और कौन से टॉपिक है जो बहुत पढ़ने के बाद भी एग्जाम में गलत जा सकता है, उसको कैसे डील करना है। तो पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट थ्रू आउट, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन टू द एंड ऑफ इट। जी अलीशा का आई थिंक कोई क्वेश्चन है, प्लीज अलीशा। सर कुछ पीवाईक्यू ऐसे होते हैं कि उनको समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है सर, तो उसके लिए बताएं कुछ कि थोड़ा जल्दी एनालाइज कर सके जिससे हम। देखिए, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगी, आप किसी भी साल का पेपर लेकर एनालाइज कर सकती हैं कि हमारे पास एग्जाम हॉल में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक वो क्वेश्चन होते हैं जो इजी है, जो सबको पता होने चाहिए। अगर कोई भी एस्पिरेंट सीरियसली तैयारी कर रहा है तो वो वाले क्वेश्चन उससे होने चाहिए, उसमें वो गलती नहीं कर सकता। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे हमारी कॉमन सेंस को टेस्ट किया जाता है, जहाँ पे हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, हमारे जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। ये एक स्किल है जो सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पढ़कर आएंगे, आपको रिवीजन करके स्टैटिक को पढ़कर ऐसे आएंगे। सेकंड टाइप आपको प्रैक्टिस से आएंगे, जो पीवाईक्यू सेशंस के थ्रू हम करने वाले हैं। एक और थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसको मैं बोलता हूँ बाउंसर क्वेश्चन। वो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, या कोई भी एस्पिरेंट कितनी भी कोशिश कर ले, वो सॉल्व होने वाले नहीं है एग्जाम हॉल में, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी बुक में लोग पढ़ के नहीं जाते, एकदम रैंडम सा क्वेश्चन होता है। तो वैसे क्वेश्चन को छोड़ना होता है। वैसे यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ना है, कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो इसीलिए इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम क्वेश्चंस को इन 3 एरियाज में कैटेगराइज कर सके। 1 इजी क्वेश्चन, 2 दोज क्वेश्चंस व्हिच कैन बी डन बेस्ड ऑन सम कॉमन सेंस एंड प्रैक्टिस, थर्ड आर दोस क्वेश्चन व्हिच आर कंप्लीटली बाउंसर व्हिच आर सपोज टू बी लेफ्ट इन द एग्जाम हॉल। तो जो बाउंसर क्वेश्चन है वो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना भी हमें सीखना पड़ेगा। सो दैट वी विल डू फॉर श्योर थ्रू दिस प्रैक्टिस। ओके, एनीवन एल्स? यस सर। सर हमें पीवाईक्यूज की बुक लेनी चाहिए या नहीं? हाँ, पीवाईक्यूज की बुक नॉट वेरी नेसेसरी। अगर आप यूपीएससी की वेबसाइट से पिछले 5-10 साल के सेट ए के पेपर्स डाउनलोड कर लेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है, पीवाईक्यू की जो बुक्स होती है उसमें आंसर की वो लोग गलत देते हैं, क्योंकि वो लोग बुक पब्लिश करते हैं ऑफिशियल आंसर की आने के पहले। ऑफिशियल आंसर की 1 साल के बाद आती है, तो इसलिए कई बार उनके आंसर की इसमें गलतियां होती हैं। तो बेटर ये रहेगा कि यूपीएससी का ही ये बुकलेट लें और यूपीएससी का ही आंसर की आप ले लें। एक रेफरेंस के लिए बुक ले सकती है, नॉट एन इशू, भी कभी कभी देखने के लिए। एनीवन एल्स, एनी डाउट्स रिगार्डिंग पीवाईक्यूज बिफोर वी स्टार्ट? जी सना का कोई क्वेश्चन है, बताइए सना। हेलो जी प्लीज। सर, माय क्वेश्चन ये था कि सर एनसीईआरटी के जो पीवाईक्यूज है सर, पहले नोट्स से तो पढ़ा हुआ है,
कुछ कुछ सर क्वेश्चन मिलते हैं, बट कुछ क्वेश्चन इतने ज्यादा डीपली होते हैं कि लगता है सर कि इतने डीप में जाकर पढ़ना पड़ेगा, तो लगता है सर अभी कितना ज्यादा पढ़ना है एक एक चीज के बारे में। सर ये चीजें नहीं अंडरस्टैंड हो पा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही कभी कभी एंशिएंट, अभी मैं पीवाईक्यूज एनालाइज कर रही थी, एक क्वेश्चन इतना ज्यादा डीप था जो कि वो मेरे नोट्स में नहीं था, तो मैं एकदम ना, मैं सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये चीज आप मेरा क्लियर कर दीजिए। इसका आंसर वही रहेगा सना, हमने कहा ना 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। यस सर। नंबर 1, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि अब वो डिपेंड करेगा आपके नोट्स कैसे हैं। नंबर 1, हम जब भी नोट्स बनाते हैं हमें उसे अच्छे से बनाना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवली बनाना चाहिए, ताकि हमारा स्टैटिक पार्ट जो यूपीएससी पूछ रहा है वो अच्छे से कवर्ड रहे। अगर वो करने के बाद भी, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने के बाद और लैंग्वेज सीखने के बाद भी वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब वो बाउंसर क्वेश्चन है, उसको छोड़ने वाली कैटेगरी में क्वेश्चन आ जाएगा। और एंशिएंट मेडिवल और इनफैक्ट हर सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार पॉलिटी में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल लगे तो उसके पीछे पढ़ने के लिए आपको नई किताब पढ़ने की या अपना सोर्स बदलने की जरूरत नहीं है, उससे आपका काम वेस्ट होगा। आप एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा पढ़ लेंगी और रिवीजन का टाइम आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, आंसर राइटिंग का टाइम आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो हिट हाँ सर, रेशियो उतना जैसे नहीं वो रहेगा। क्वेश्चन है तो उसके बारे में हम 5 से 6 पॉइंट अगर लिख लें जो हमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके, तो उसको वहीं पे हम Exactly. उसको मार्जिन कर दें और आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन एक की बार तरफ, ऐसे कर एग्जैक्ट सकते एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया, फिर उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, फिर हम रिसर्च करके पढ़ेंगे, लेकिन अज्यूम नहीं करेंगे कि ये पूछा है तो हो सकता है और डीप में जाके शायद वो भी पूछेगा, हैं। फिर तो हमारा पढ़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि एवरी सब्जेक्ट हैज वेरी डेप्थ इन दिस। ये और याद रखिए यूपीएससी में हमें डेप्थ में नहीं जाना है, हमें ब्रेड्थ में जाना है। डेप्थ और जी। ब्रेड्थ में क्या डिफरेंस है? डेप्थ में आप अंदर 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 जाते हैं, ब्रेड्थ में क्या करते हैं, वाइड पढ़ते हैं, आप बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में वाइडली पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट इज इट। ओके, सना के बाद आई थिंक नेक्स्ट नसरीन का कोई क्वेश्चन है। नसरीन, आपने हैंड रेस किया है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सर मैं बोलूं, लास्ट क्वेश्चन है सर बस। एक मिनट लाइबा, लेट अस टेक अदर पीपल एज वेल। रियाज प्लीज आपका क्वेश्चन बताइए। सीएससी के लिए अच्छे रहेंगे या फिर सारे जो यूपीएससी कंडक्टिंग एग्जाम में हम सकते हैं? सीएससी ओनली, CAT सीएससी आईएएस एग्जाम। पर्सनल लेवल पे आप बाकी एग्जाम्स के भी कर सकते हैं, इट इज बेनिफिशियल ओनली। जी लाइबा, आपका लास्ट क्वेश्चन बताइए। सर आपने जैसे बोला कि हमें नोट्स बनाने चाहिए, हमें मतलब स्टैंडर्ड हमने सोर्स किया, मतलब रीड किया, उसके बाद में हमें सर कितनी बार मतलब रीड करने के बाद हमें नोट्स बनाने चाहिए? और सर एक होता है कि लॉन्ग हमारे नोट्स होते हैं और एक आप होता है पीवाईक्यू नोट मेकिंग की बात कर रही हैं? जी जी सर। मैं और उसका सर बात एक करूंगा, हम उसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे आगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए, so I think with this we have covered almost all the questions. मैं चैट नहीं देख पा रहा हूँ, तो अगर किसी और का क्वेश्चन है आप प्रेफर कीजिए वॉइस पे पूछिए। नसरीन जी बताइए। नसरीन, आप हैंड रेस कर रही है पर बात नहीं कर रही है, प्लीज पुट फॉरवर्ड योर क्वेश्चन। चलिए, आई थिंक वी कांट वेट एनी मोर। अब मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करने वाला हूं एंड विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द सेशन। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, कीप देम ऑन होल्ड, मैं आपको फिर से मौका दूंगा डाउट्स पूछने का। लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस नाउ। ये एक इंडेक्स है जो ऑलरेडी, अगर आप में से कोई मेंटरशिप के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने इसको देखा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। तो इस पीडीएफ में हमने क्या किया हुआ है, मेरे पास ऐसे कुछ पैटर्न्स हैं। हम यहाँ पे लैंग्वेज एनालिसिस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया पीवाईक्यू एनालिसिस के 2 पार्ट होते हैं, कंटेंट एनालिसिस एंड लैंग्वेज एनालिसिस। मैं यहाँ पे लैंग्वेज एनालिसिस की बात करता हूँ कि जब हम यूपीएससी की लैंग्वेज को, उसके सवाल पूछने के तरीके को एनालाइज करते हैं, तो देयर आर अ सर्टेन सेट ऑफ पैटर्न्स विच वी कैन सी। अब इस पैटर्न्स को यहाँ पे एनलिस्ट करने की कोशिश की गई है। ऐसे कितने पैटर्न्स है हमारे पास? देयर आर अराउंड 12 पैटर्न्स विच वी कैन पिक। और ये 12 पैटर्न को हम पैटर्न क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये ओवर द ईयर्स बार बार यूपीएससी ने रिपीट किए हैं, बार बार यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम इसको पैटर्न्स बुलाते हैं। यहाँ पे मैं 2-3 गाइडलाइंस आपको देना चाहूंगा कि यहाँ जो भी पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, ये पैटर्न्स एस्टेब्लिश्ड पैटर्न्स है। मतलब इसको ऑलरेडी ऐसे लोग जिन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार प्रीलिम्स लाइन से क्वालिफाई किया है, जिन्होंने अच्छा खासा रिसर्च किया हुआ है, उन लोगों ने इन पैटर्न्स को बनाया है। कई बार क्या होता है, जो बिगिनर एस्पिरेंट्स होते हैं वो लोग भी ओवर कॉन्फिडेंस में आके खुद से नए नए पैटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको जो पैटर्न सिखाए जा रहे हैं, सबसे पहले आपको उनको अच्छे से सीखना है, उनको अच्छे से अप्लाई करने की कोशिश करनी है। आई थिंक किसी और ने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया, कौन है ये? की जगह किसी और की स्क्रीन शेयर हो रही है। आफरीन, ऐसी गलतियां मत कीजिए प्लीज।
ओके, मैं वापस से शेयर करता हूँ। चलिए, गेटिंग बैक। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको नए जो पैटर्न्स है वो इजाद नहीं करने हैं। यू नीड नॉट फाइंड न्यू पैटर्न। जो पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से सीखने हैं। तो इन पैटर्न्स को हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन इनको देखेंगे कि ये पैटर्न क्या होता है, और फिर हम उन क्वेश्चंस पे जाएंगे जो यहाँ पे लिस्टेड है। तो अगर मैं पहले पैटर्न से स्टार्ट करूँ, सबसे पहला पैटर्न है एक्सट्रीम टर्म्स के बारे में। मतलब यूपीएससी के क्वेश्चंस पूछने का एक तरीका ये है कि वो अपने क्वेश्चन में, वो अपने जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें कई बार क्या करता है, कुछ एक्सट्रीम टर्म्स देता है। ऐसे टर्म्स जो बहुत ज्यादा ऑफशूट है, ऐसे टर्म जिनको पढ़ के ही आपको लगेगा कि बहुत बड़ा चढ़ा के इसको बोला जा रहा है, या फिर ऐसे स्पेसिफिक टर्म जो स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं, जैसे कि नो, ओनली, एट ऑल, एनी, शुड, एवरी, कंप्लीटली, ड्रास्टिकली, एंटायरली। ये सारे जो टर्म्स है ये एक्सट्रीम टर्म्स है। मतलब इनके स्टेटमेंट में आने से वो स्टेटमेंट के गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कितने बार आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर इंडेक्स देखेंगे तो देखिए 2014 में 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो इस पैटर्न से आ चुके थे। 2015 में 4 क्वेश्चन थे, 16 में 4 क्वेश्चन थे, 17 में अराउंड 10 क्वेश्चन थे, 18 में 6 क्वेश्चन थे, 19 में फिर से 7-8 क्वेश्चन थे। तो हर साल बहुत सारे क्वेश्चन ये पैटर्न से आते रहते हैं, और जरूरी नहीं है कि सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन है। यूपीएससी अलग अलग पैटर्न्स के साथ भी प्ले करता है। कभी किसी पैटर्न का वेटेज बढ़ जाता है, कभी किसी पैटर्न का वेटेज कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि कुछ कुछ नंबर्स के बगल में मैंने प्लस नॉलेज करके लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको पैटर्न दिखेगा, लेकिन वहां पे पैटर्न लगेगा नहीं। मतलब पैटर्न लगाने पर आपको गलत आंसर मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या ये मतलब निकलेगा कि पैटर्न बकवास है, पैटर्न हमें नहीं लगाना चाहिए? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि पैटर्न बकवास है। इसका मतलब ये है कि हाँ, कभी कभी पैटर्न नहीं लगते हैं, विच इज ट्रू, बट इन द लॉन्गर सेंस ओवरऑल आपको इसका बेनिफिट ही होगा। क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न से आ रहे हैं, मान लीजिए 2 बार वो वर्कआउट नहीं करता है, 8 बार वो वर्कआउट किया, तो ओवरऑल आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? और ये 10 ऐसे क्वेश्चन थे जो आप पढ़ के नहीं गए थे। और ये यूजुअली जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जो हम एग्जाम हॉल में उतना पढ़ के नहीं जाते, एकदम नए टॉपिक से होते हैं या रैंडम एरिया से होते हैं जो हमारे स्टैटिक सोर्सेस में या करंट अफेयर्स में कवर नहीं होते हैं। तो अगर 10 में से 2 क्वेश्चन आपके पैटर्न बेस्ड गलत जा रहे हैं और 8 सही जा रहे हैं, तब भी ओवरऑल आप पॉजिटिव में ही रहेंगे, ओवरऑल आपको फायदा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए इन पैटर्न्स को समझना जरूरी है कि कैसे वो लगते हैं, और कभी कभी वो नहीं भी लगते हैं, बट यू शुड नॉट लूज योर फेथ ऑन देम। ठीक है, तो टू बिगिन विद आज हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन सभी पैटर्न्स को देखेंगे, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 2020, 21, 22 ये वाले पेपर्स को हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए। अगर आप देखेंगे ये जो पैटर्न है एक्सट्रीम टर्म्स वाला, 2020 में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 2021 में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं। उसमें से एक बार वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग भी नहीं रहा था। लेकिन 2022 में देखिए वापस से फिर वो पैटर्न रीइग्नाइट हो गया, फिर से यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन उस पैटर्न पे पूछे। ठीक है, तो ये चीज आपको दिखेगी कि कोई पैटर्न कभी कम पूछा जा रहा है, कभी ज्यादा पूछा जा रहा है। ये एक फ्लो है जो हमें सीखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2020 से हम स्टार्ट करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो यहाँ पे लिस्टेड है। ओके, तो बिफोर वी जंप ऑन टू द क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? आई थिंक कुछ लोगों ने हाथ रेस किया हुआ है। यस सर। जी पूछिए। सर एक तो ये था कि आपने जो ये पैटर्न की ट्रिक्स बता रहे हैं, ये एलिमिनेशन ट्रिक्स है ना? ये एलिमिनेशन ट्रिक्स, मैं उनको एलिमिनेशन नहीं कहना चाहूंगा, बिकॉज देखिए जो पैटर्न्स होते हैं ना उसमें हमेशा एलिमिनेशन नहीं होता, कई बार इंक्लूजन भी होता है, क्योंकि तो दूसरा पैटर्न जो हम देखने वाले हैं वो इंक्लूसिव टर्म्स का है, तो वहां पे तो एलिमिनेशन नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है Okay, सर। next. और ये जो क्वेश्चन था 2023, 24, 25 के पैटर्न पे बेस्ड हैं ये वाले जो आपकी पीडीएफ है? 23, 24, 25 में भी आए हैं ये वाले क्वेश्चन, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट इशरत का आई थिंक क्वेश्चन है। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे पीवाईक्यू लगाती हूँ मैं, तो मतलब एक तो क्वेश्चन समझ में आता है और ऑप्शंस में कुछ गलती हो जाती है, और पहले तो क्वेश्चन बन भी जाता है, दोबारा लगाऊंगी तो फिर लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे से, और ऐसा होता है कि वो मिस्टेक हो जाती है। तो ये मतलब Okay. फियर की वजह से है कि मतलब काम करते हैं आप, लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस टुगेदर, फिर देखते हैं क्या इशू आ रहा है, आप मुझे उसके बाद बताना। ओके, ओके सर। वो माइंडसेट फ्रेमिंग के ऊपर है, कैसे हम उसको करते हैं। ये कौन है, एक और क्वेश्चन, मौदूमार जावेद जी पूछिए। यस सर, मेरा सवाल सर ये है सर, जो आपने लैंग्वेज के जितने भी पैटर्न बता रहे हैं, तो सर ये सारे पैटर्न क्या 100 पूरे क्वेश्चन को कवर करेंगे? ना बिल्कुल भी नहीं।
ये देखिए, मैंने जैसे पहले आपको कहा था, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस वो रहेंगे जो नॉलेज बेस्ड है। उसके लिए तो आपको स्टैटिक पढ़ना है, रिवीजन करके जाना है, वो डायरेक्ट आपके सॉल्व होंगे आपके स्टैटिक सोर्सेस से। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हार्डली आपको मिलेंगे 30 से 45, मैक्सिमम आ जाए तो 40। और जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे आपके एग्जाम हॉल में करेक्ट होंगे, क्योंकि कई बार हम एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है पूछने का तरीका। तो ये वो वाले क्वेश्चन है जो हम सेकंड राउंड में करते हैं, या फिर ये वो वाले क्वेश्चन है जो हमें तब हेल्प करते हैं जब हम 50-50 में या 3 ऑप्शंस के बीच में फंस जाते हैं। ठीक है। और कई बार डायरेक्ट यूपीएससी चाहता है कि आप माइंड अप्लाई करके इसको आइडेंटिफाई कर सके। यहाँ पे यूपीएससी अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करता है रादर देन अवर नॉलेज। ठीक है। और किसने हैंड रेज हेलो किया सर। प्लीज? जी हेलो सर। सर मैं जी ये नसरीन पूछ रही बताइए। थी कि मैं ना वेस्ट बंगाल से डब्ल्यूबीपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रही हूँ। सो क्या सर यहाँ पे नसरीन, जो भी सब्जेक्ट हम यहाँ पे यूपीएससी पीवाईक्यूज की बात कर रहे हैं। और हाँ, यूपीएससी के पीवाईक्यूज का जो पैटर्न है वो कई बार स्टेट पीसीएस में भी रिपीट होता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने डाउट्स इसी से रिलेटेड रखें, यूपीएससी पीवाईक्यू। ओके सर। सर सो मुझे बेनिफिट मिलेगा यहाँ से कुछ मतलब मैं कोई भी या सर? नसरीन, ये पर्सनल आपका वो है, वी कैन नॉट डिस्कस इट ड्यूरिंग द सेशन। आप सेशन के बाद इस पे बात कीजिए। ओके। ओके ओके सर। ओके दिस सेशन सेशन के बाद। प्योरली फोकस्ड ऑन यूपीएससी पीवाईक्यूज। ओके सर। आई ओके थिंक सर। थैंक लार्जली, चलिए लेट अस हाँ मूव फॉरवर्ड नाउ एवरीवन। हाँ। We'll be moving to the questions part now. ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। Just a minute everyone. मुझे वापस से इंडेक्स देखना पड़ेगा। तो अभी जो हम पैटर्न देखने वाले हैं, दैट विल बी द फर्स्ट पैटर्न वी वर टॉकिंग अबाउट, कि यूपीएससी आपको कोई स्टेटमेंट में एक्सट्रीम टर्म्स देगा। या तो टर्म्स एक्सट्रीम होंगे जैसे कि नो, ओनली, एट ऑल, ड्रास्टिकली, एंटायरली, या फिर वो जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जैजरेट होगा। एग्जैजरेटेड का क्या मतलब होता है? किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बोलना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमें दिखेगा, ऐसा कोई स्टेटमेंट हमें दिखेगा, हम उसको रॉन्ग मान के चलेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, वी विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखिए, एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। अभी आपका सारा फोकस क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए, कोई डाउट्स, हैंड रेजिंग कुछ मत कीजिए। ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम एग्जाम हॉल में पढ़ के नहीं जाते हैं, तो वहां पर रियल टाइम में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इमेजिन कीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ना ये आपको पॉलिटी में मिलेगा, ना आपको ये किसी दूसरे सब्जेक्ट में मिलेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या पैटर्न आपको दिख रहा है? हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक्सट्रीम टर्म। इस क्वेश्चन में एक्सट्रीम टर्म कहाँ पे दिख रहा है आपको? तो ऑप्शन सर बी, हम बताएं। ऑप्शन बी सर। फोर में सर फोर्थ ऑप्शन ऑल। फोर्थ में दिख रहा है एक्सट्रीम टर्म। परफेक्ट। तो मान लीजिए मैंने ऑप्शन, अब तो बेस्ड ऑन, अच्छा अब मान लीजिए मैंने 4 को एलिमिनेट किया। ये मैं किस बेसिस पे कर रहा हूँ? ये मेरी नॉलेज है या ये लैंग्वेज के बेसिस पे हम कर रहे हैं? लैंग्वेज सर। लैंग्वेज। क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसा टॉपिक हम पढ़ के नहीं जाते हैं। हालांकि यूपीएससी के पूछने के बाद भी आज भी बहुत सारे लोग लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हम ऑप्शन 4 को एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है। तो 4 हमने एलिमिनेट कर दिया। अच्छा, ऑप्शन 4 में एक्सट्रीम टर्म है, ये तो एक बात हो गई। सेकेंड बात मुझे ये बताइए, लॉजिकली ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता सर। लॉजिकली भी ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया में, किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कीजिए। हाँ, तो इस क्वेश्चन में जैसे पूछ रहा है कि इंडिया में किस किस को फ्री में लीगल सर्विसेज देनी चाहिए, तो सारे सीनियर सिटीजन को अगर देंगे तो ये लॉजिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि सीनियर सिटीजन में बहुत सारे अमीर लोग भी आते हैं। फिर तो आपको अमिताभ बच्चन को भी देना पड़ेगा, अंबानी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि इन सबके पास तो पैसा है। फिर उनको क्यों दें हम फ्री लीगल सर्विस? तो लॉजिकली भी ये स्टेटमेंट गलत है, जो फोर्थ स्टेटमेंट है। इसीलिए हमने 4 को एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। 1 एंड 2, 2 एंड 3। 2 ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट हो गया। अब आपके पास बचा है 1 एंड 3। 2 ऑप्शन में से आपको डिसाइड करना है। अब एक बार ऑप्शन 3 को देखिए। ऑप्शन 3 में ये बोल रहा है कि मेंबर्स ऑफ ओबीसी विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख, मतलब अगर कोई ओबीसी है और उसकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है, तो उनको फ्री लीगल सर्विस देनी चाहिए।
क्या अब यहाँ पे क्या कोई एक्सट्रीम टर्म हमको दिख रहा है? नो सर। नो सर। इसमें कोई एक्सट्रीम टर्म नहीं है। सर, क्या है एक्सट्रीम टर्म? सर यहाँ पे एक स्पेसिफिक ओबीसी की बात किया गया है सर। ठीक है, तो क्या गलत है उसमें? सर इसमें अदर भी तो हो सकते हैं ना सर, व्हाई ओनली ओबीसी? उसने नहीं बोला ना। एससी तो हो सकते हैं ना। मैं आपकी बात मानता हूँ, पर क्या यूपी स्टेटमेंट में क्या ओनली दिया हुआ है, ओनली ओबीसी करके? नो 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 सर, ऐसा नहीं दिया। तो एक्सट्रीम टर्म तो नहीं है इस स्टेटमेंट में। नो सर। तो देखिए, इस स्टेटमेंट को कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और पैटर्न लगेगा जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। इस पैटर्न को हम बोलते हैं लिमिटेड नॉलेज इफेक्टिव एप्लीकेशन। ठीक है, आप एक बात बताइए, आप में से जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ा हुआ है आपको पता होगा कि ओबीसी में एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, बराबर? तो Yes, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के बीच Yes, में डिफरेंशिएट करने के लिए कितना अमाउंट होता है? व्हाट इज द कट ऑफ अमाउंट? 8 लाख सर। सर 1 लाख। 8 लाख होता है। 8 लाख। 1 लाख। तो ये आप सबको पता है। अब ये क्या है? ये आपकी लिमिटेड नॉलेज है। इस नॉलेज को आपने अप्लाई करना है। मतलब सरकार के कैटेगरी के हिसाब से जितने भी लोग ओबीसी हैं और 8 लाख से नीचे उनकी इनकम है, वो ऑलरेडी गरीब हैं, वो ऑलरेडी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों दिया जा रहा है कि सिर्फ 3 लाख के नीचे के लोगों को दिया जाएगा? फिर तो अलग से कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा, अलग से फिर से सर्टिफिकेट्स इशू करने पड़ेंगे, जो कि लॉजिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली लॉजिकल नहीं है। तो उस नॉलेज के बेसिस पे, जो लिमिटेड नॉलेज आपको था, उस बेसिस पे आप थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आपका आंसर क्या मिलेगा आपको? सर 1 and 2 बी। 1 and 2 ओनली आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 लॉजिकल पैटर्न्स लगाए। एक था एक्सट्रीम टर्म्स का पैटर्न जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। दूसरा हमने एक और पैटर्न लगाया जिसके बारे में मैं आगे और बात करूंगा। उस पैटर्न को मैं बोलता हूँ लिमिटेड नॉलेज इफेक्टिव एप्लीकेशन। मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनके बारे में आपको कंप्लीटली पता नहीं होगा, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगा, लेकिन जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है, अगर आप उसको सही तरीके से अप्लाई करते हैं तो फिर आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता था कि ओबीसी में 3 लाख देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन आपको इतना पता था कि ओबीसी का जो कट ऑफ होता है नॉन क्रीमी लेयर का, वो 8 लाख होता है, तो उसको 3 लाख करके दिया गया है, मतलब वो गलत होगा। तो एग्जाम में कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको आपके स्टैटिक बुक्स से या फिर आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है करंट अफेयर, वहां से आंसर नहीं मिलेगा। यूपीएससी चाहता है कि आप रियल एग्जाम में बैठकर उन क्वेश्चंस को देखें, समझें, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें और फिर आंसर तक पहुंचे। और यूपीएससी ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि यूपीएससी कोई रट्टू पोपटो वाला एग्जाम नहीं है कि आपने 4-5 किताबें पढ़ ली, आपने उसको अच्छे से रट्टा मार लिया, फिर आप एग्जाम में जाके टकाटक मार देंगे। ऐसा कहीं स्टेट पीसीएस में होता है। स्टेट पीसीएस में अगर आप देखेंगे बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में आपको एनालिटिकल क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत जरूरी हो जाता है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैड टू लुक टुडे। अब मैं आपके साथ अगला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सर हेलो सर। जी प्लीज। जी सर, मेरे हिसाब से सर ये क्वेश्चन ही एक तरह से रॉन्ग था, क्योंकि इसमें सर इन इंडिया की बात करी जा रही है, और जबकि सर स्टेट वाइज जो सर फ्री लीगल एड मिलती है वो स्टेट वाइज सबकी अलग अलग होती है, तो इसमें इन इंडिया का किस तरह से रख सकते हैं? समझा नहीं मैं आपका डाउट। सर मेरा डाउट ये है कि सर ये क्वेश्चन इस तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि सर ये इन इंडिया की बात कर रहा है, तो इंडिया के अंदर सर जो स्टेट आते हैं, स्टेट के हिसाब से सर सबका ये लीगल एड होती है वो बदल जाती है। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, ये आपका असर्शन है या एक फैक्ट है जो आप बता रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं किया है। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है और उसका आंसर ए है। हाँ सर वो होगा, मगर इस सर स्टेट वाइज सबकी जो लीगल एड मतलब लीगल फ्री एड बदल जाती है, तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख ये हम किस स्टेट वाइज से हिसाब से लगाएंगे? ये तो इन इंडिया की बात कर रहा है ना सर, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है कि स्टेट गवर्नमेंट कर रही है? तो स्टेट वाइज ये अलग है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे नजर में कभी आई नहीं है। यस सर, स्टेट वाइज सबका अलग दिया जाता है। ये सर मैंने एक सर ने भी एक इसके बारे में सर मुझे पीवाईक्यू के थ्रू पढ़ाया था, तो वो भी बोल रहे थे कि सर ये इन इंडिया करके गलत हो सकता है, मगर यूपीएससी ने इसको सही करा है। अब देखिए, हम यूपीएससी पे तो सवाल नहीं उठा सकते। यहाँ पे इन्होंने अच्छा पॉइंट रेस किया कि यूपीएससी ने, जैसे कि एक क्वेश्चन यूपीएससी ने बहुत पहले पूछा था कि आईवीसी के लोगों को घोड़े के बारे में पता था कि नहीं पता था। वेयर द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दे वर अवेयर अबाउट हॉर्सेस और नॉट। अब जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जितने भी फैकल्टीज है, उन सबका ये मानना है कि आईवीसी वालों को घोड़े के बारे में पता था, क्योंकि कोई एक साइट है जहाँ पे हॉर्स के बोन्स मिले हैं। लेकिन यूपीएससी ने अपने आंसर की में ये दिया हुआ है कि आईवीसी वालों को घोड़े के बारे में नहीं पता था। अब मैटर क्या है कि हम अपनी नॉलेज को प्रेफरेंस देंगे या यूपीएससी के जो क्या बोलते हैं एग्जिस्टिंग पैटर्न्स है उसको देंगे? हम उन पैटर्न्स को ही देंगे, क्योंकि हमें एग्जाम यूपीएससी का क्लियर करना है। हम यूपीएससी के खिलाफ बहस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको गलत साबित करके उसके खिलाफ नहीं जा सकते। दैट इज इट।
तो बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड पैटर्न्स इसका आंसर ए दिया गया यूपीएससी की तरफ से। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। उसमें भी वापस से हमको ये वाला पैटर्न दिखेगा जो हम बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम टर्म्स वाला पैटर्न। सर ठीक है, एक्सक्यूज मी, आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। डाउट्स के लिए टाइम दिया जाएगा, प्लीज वेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। एवरीवन ट्राई टू फाइंड द पैटर्न इन दिस। और याद रखिए पैटर्न क्या होता है, आपको लॉजिकली सोचना है। क्वेश्चन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और लॉजिकली सोचिए। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, option इसमें क्रिप्टो करेंसी ओनली दिया हुआ है यहाँ पे आई थिंक। ओके, तो आपको एक एक्सट्रीम टर्म दिख रहा है ओनली ऑप्शन नंबर 2 में, बाकी लोगों को दिखा? यस सर, ऑप्शन नंबर ए में सर, सिंगल यूजेस कंट्रोल। सर ठीक 3 है, आपको ऑप्शन ए में भी एक एक्सट्रीम टर्म दिख रहा है। कैन बी 3 में क्या होगा बताइए? सर, कैन बी कैन बी इंक्लूसिव टर्म है कि एक्सट्रीम टर्म है? इंक्लूसिव टर्म। इंक्लूसिव इंक्लूसिव टर्म। सर, एक्सट्रीम टर्म ढूंढ के है निकाल। वो भी ऑल ऑल कहाँ पर है? सेकंड स्टेटमेंट में ही सेकंड स्टेटमेंट में ऑल है। ठीक है, ऑल आपको मिला। तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करूं, देखिए ब्लॉकचेन के बारे में हम पढ़ के जाते हैं पर इतना डेप्थ में पढ़ के नहीं जाते हैं, ठीक है? या फिर एग्जाम हॉल में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि अरे ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, ब्लॉकचेन एक नई टेक्नोलॉजी है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, क्या हम कह सकते हैं कि उसको पर्टिकुलर एक ही काम के लिए यूज किया जाएगा या उसका वाइड एप्लीकेशन होना चाहिए? वाइड वाइड एप्लीकेशन होना चाहिए। तो यहाँ सबसे गलत ऑप्शन जो लगेगा आपको आगे से दिखेगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। कि उसके में क्या बोल रहा है, द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डाटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। एक्सट्रीम टर्म आ गया वहां पे अपना, तो हमने 2 एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास बचा है 1 ओनली, 1 एंड 3 ओनली। अब देखिए 1 में एक एक्सट्रीम टर्म आपको दिख सकता है, नो सिंगल यूजर। मैं इसको ये अज्यूम करके बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपको ब्लॉकचेन के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर कोई पढ़ के गया है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी हम बैठ के बोल सकते हैं कि सर ऐसा तो नहीं होता, ब्लॉकचेन के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन जो लोग उस साल एग्जाम देने गए थे उनमें से कई लोगों ने ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन जिन्होंने पीवाईक्यू एनालाइज किया हुआ था उन्होंने एग्जाम हॉल में तो सही मार्क करके आया। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम हॉल में शांत थे और ध्यान से पढ़कर कॉमन सेंस अप्लाई कर रहे थे। तो हमने सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रीम टर्म। फर्स्ट ऑप्शन में एक्सट्रीम टर्म है, लेकिन सेकंड एलिमिनेट करने के बाद ऑटोमेटिकली 1 अपना करेक्ट हो जाता है कि नहीं? जी अब सर। आ जाइए थर्ड ऑप्शन में। थर्ड में आप देखेंगे एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। अब ये स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है नई टेक्नोलॉजी के लिए? ये पॉजिटिव है, और ये कहीं ना कहीं मैच करता है ऑप्शन 1 से। ऑप्शन 1 में क्या दिया गया है, कोई सिंगल यूजर इसको कंट्रोल नहीं करेगा। इसी तरह ये वाला भी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है ऐसे। तो इसका आंसर आएगा डी, 1 एंड 3। क्लियर एवरीवन? सर हिंदी के क्वेश्चन भी हो तो एक बार दिखा दें। ओ सर, हिंदी के क्वेश्चन? अच्छा, अपने पास हिंदी में वाले भी है ना? सर एक क्वेश्चन है। कीवर्ड्स होंगे आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये काम करता हूँ, बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं, पहले डाउट्स ही ले लेते हैं। जी प्लीज आप लोग अपने डाउट्स बताइए जल्दी जल्दी। सर वो जो आप उस क्वेश्चन में ओनली था ना, मतलब 1 एंड 3 और 2 ओनली ऐसे, तो सर उसमें आपने बोला सेकंड जो टर्म है, जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें ओनली से मतलब एक्सट्रीम है। लेकिन सर मैंने क्या सोचा कि ना ओनली है तो लगा दो ओनली वाला आंसर, तो ये गलत है ना? ये नहीं गलत है, आपका थॉट प्रोसेस गलत है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट अलीना बताइए डाउट अपना। इसमें एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, वो ऑप्शन गलत होता है हमेशा। एक्सट्रीम टर्म्स के ऑप्शन गलत होते हैं, लेकिन एक्सट्रीम टर्म्स क्या है वो हम पीवाईक्यूज के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, खुद से उसकी इजाद नहीं करेंगे। ओके सर मुझे ये चीज कंफर्म करनी थी, आपने जैसे बताया एक आईवीसी वाला क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें हॉर्स के ऊपर पूछा हुआ और एकेडमिक्स उसमें अग्री नहीं करता। इसी तरह जब हम स्टडी कर रहे थे तो काफी ऐसे पीवाईक्यूज हैं, मतलब ऐसे होते हैं कि एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग तो आंसर कुछ और होता है और पीवाईक्यू जो आंसर की होती है कॉन्ट्रडिक्टरी है। यस सर, कॉन्ट्रडिक्टरी होती है। तो जो आई वुड डिसएग्री विद यू अलीना, उतने ज्यादा नहीं है। आई मीन सर देयर आर मुश्किल से 10-12 एरियाज आपको मिलेंगे जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन था आर्यभट्ट के बारे में कि अक्सर हमें ये बताया जाता है कि आर्यभट्ट ने 0 निकाला, पर यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया था इट वाज फाउंड बाय अननोन इंडियन, ऐसा भी एक पीवाईक्यू है। तो ज्यादा ऐसे टॉपिक नहीं है, इस पे ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखेगा आपको।
ठीक है सर, माय मेन पॉइंट इज अगर वो स्टेटमेंट फिर से सेम ऐसे ही एज इट इज हमारी क्वेश्चन में आ जाती है तो हम यूपीएससी आंसर के अकॉर्डिंग जाएंगे या जैसे एकेडमिक्स में बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे? माय सजेशन वुड बी गो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, ओके सर, थैंक यू। क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक फ्रेमवर्क होता है, अपना एक सोर्स ऑफ वो होता है, वो उसी को फॉलो करेंगे, वो नहीं देखेंगे कौन सा कोचिंग क्या बोल रहा है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट आई थिंक सानिया का क्वेश्चन है, बताइए। यस सर। सर हमारा क्वेश्चन ये था कि जो एक्सट्रीम वर्ड है वो हमेशा मतलब 100% तो गलत नहीं हो सकते है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन में तो वो राइट भी होते हैं ना। आई एग्री, इसीलिए कुछ क्वेश्चन अब पर वही है कि मैक्सिमम टाइम गलत होते हैं। अगर मैं आपको कहूंगा आउट ऑफ 100% 90% टाइम गलत होते हैं। इसलिए कुछ क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इंडेक्स में आपने देखा होगा प्लस नॉलेज लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ। तो वैसे लेकिन अगर मान लीजिए आप एक एग्जाम हॉल में है और कंप्लीटली नया क्वेश्चन आपको दिखा है और पैटर्न आपको दिख रहा है, आप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं सर, वो तो फिर अगर मतलब मेरा पढ़ा हुआ नहीं है और मतलब मुझे टफ लग रहा है तो फिर मैं तो उसको छोड़ना प्रेफर करूंगा। कितने छोड़ेंगे? ऐसे ऐसे तो बहुत क्वेश्चन छूट जाएंगे आपको। जैसे अभी 2020 में आप देख रहे हैं 10-12 क्वेश्चन इसी पैटर्न से आ गए और 2 बार वो काम भी नहीं कर रहा है। तो माय सजेशन वुड बी, अगर आपको क्लियरली पैटर्न दिख रहा है तो उसके बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है? अगर आपने अपने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, यूपीएससी में सजेस्ट किया जाता है यूजुअली आपको 80 प्लस क्वेश्चन 85 के करीब तक आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। अब 90 के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि फिर आप बाउंसर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। मैक्सिमम 91 92 तक आप जा सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए वो ऑप्टिमम नंबर तक पहुंचने के लिए अगर अटेम्प्ट करना पड़े तो कर देना चाहिए, छोड़ के आना ज्यादा नुकसान रहेगा आफ्टर लर्निंग ऑल दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक इशरत का कोई क्वेश्चन है, बताइए इशरत। हेलो सर, बताइए। क्वेश्चन ये था कि ये तो एक्सट्रीम टर्म्स जैसा आपने बताया काफी हेल्पफुल रहता था, बट 23 और 24 में इसने पैटर्न चेंज करके ओनली ऑप्शन 1 मैं आपको और बताऊंगा, 2। मैं आपको 23, 24 और 25 में भी ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा। हाँ जी, ओके। पैटर्न रुका नहीं है, पैटर्न को पूछने का तरीका बदल गया, क्योंकि यूपीएससी भी जानता है कि हमारे जैसे लोग इसको डिकोड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, आगे कौन है? नाजनीन, आपका कोई क्वेश्चन है? नाजनीन अंसारी। नाजनीन अंसारी ने हैंड रेज किया है। चलिए, आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके बीच में डाउट्स मत पूछिए, रुक जाइए, मैं आपको मौका दूंगा, देन वी कैन गो विद द डाउट्स एज वेल। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं 2020 से। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 45 देखिए सब लोग। देखिए कहाँ पे पैटर्न दिख रहा है आपको एक्सट्रीम टर्म्स वाला? सर 3 में सर, ऑप्शन 3 में दिख रहा है। जी सर, नॉन सर। देखिए ऑप्शन 3 में बोल रहा है कि कोई वैक्सीन है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। क्या लॉजिकली ऐसा हो सकता है? क्योंकि दुनिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने रेशियल डिफरेंसेस है, इतने हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है, अगर एक भी इंसान को हो जाता है साइड इफेक्ट तो फिर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन 3 आपको एलिमिनेट करना है, 1 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। 2 पढ़िए, 2 कैसा लग रहा है आपको? 2 में कोई एक्सट्रीम टर्म दिख रहा है आपको? नो, और ठीक बात कह रहा है ये सेकंड। कोई एक्सट्रीम टर्म उसमें नहीं है, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? बी। ओके, कई बार क्या होगा, पैटर्न लगाने के बाद हो सकता है हम फाइनल आंसर तक ना पहुंचे, कई बार हम 50-50 में पहुंच जाते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। किसी क्वेश्चन के बारे में कंप्लीटली नहीं आने से 50-50 तक पहुंचना इज ऑल्सो गुड, क्योंकि एटलीस्ट हम 50-50 तक तो आए। और मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस में डाउटफुल है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए, छोड़िए मत, क्योंकि फिर आपको एग्जाम में रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। देखिए, आप में से खासकर जो लोग बिगनर होंगे, आप लोग इस बात को शायद उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाए, लेकिन जब हम रियल एग्जाम हॉल में जाते हैं ना तो गेम सारा बदल जाता है। उन 2 घंटे में आप देखेंगे कि जिन्होंने ऑलरेडी प्रीलिम्स दिया हुआ है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हुआ है, आप शायद इस बात से सहमति रखेंगे कि रियल एग्जाम में होता क्या है ना, कि हमें वहां बैठकर कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, हमारे डायरेक्ट बुक्स में से, सोर्सेस में से क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसीलिए दिस एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट द नॉलेज विच यू आर एक्वायरिंग। आप ये जो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, जरूरी है, पढ़ना चाहिए, स्टैटिक पार्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एट द सेम टाइम डेवलपिंग अ माइंडसेट which allows you to be calm in the exam hall and solve maximum number of questions possible, that is very much important, ठीक है? इसलिए आप देखेंगे कि कई सारे लोगों का, जो कई सारे टॉपर्स भी होते हैं, इनिशियल ईयर्स में प्रीलिम्स एक बड़ा रोड ब्लॉक होता है उनके लिए, क्योंकि वो लोग नॉलेज अच्छी सी इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन उसको अप्लाई करने में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आती है। तो वही चीज हम पीवाईक्यूज के थ्रू सीखते हैं।
चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 61। इस क्वेश्चन को देखिए। सर ऑल क्रॉप्स पहला वाला गलत है, उसमें एस्टिम टर्म्स दिख रही है। बाकी लोग भी देखिए एक बार, कहाँ पे एक्सट्रीम टर्म दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी आपको करेक्ट लग रहा है, ठीक है। क्या एलिमिनेट किया? सर ऑल क्रॉप मिनिमम ऑल सपोर्ट को प्राइस तो एलिमिनेट। कम दिख गया? क्रॉप सबको दिख गया फर्स्ट क्वेश्चन में? अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, कैसे छुपा के दिया हुआ है। अब देख रहे हैं, जब हम रियल एग्जाम में जल्दी जल्दी पेपर पढ़ रहे होते हैं, ऐसी चीजें नजर में भी नहीं आती। अब तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, आप शांति से बैठ के पढ़ रहे हैं अपने अपने घरों में, तो दिख जाता है। रियल एग्जाम में दिक्कत आती है। तो सिर्फ अगर हम फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, आंसर आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यही पैटर्न है, और 2-3 और क्वेश्चन बताऊंगा आपको बस, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेट अस गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 91। ये देखिए सर क्वेश्चन नंबर 91। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है जल्दी से आंसर मत बताइए, आप बाकियों का लर्निंग प्रोसेस खराब कर रहे हैं। जो लोग पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं उनको ध्यान से पढ़ने दीजिए क्वेश्चन। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। कहाँ पर आपको एक्सट्रीम टर्म दिख रहा है? पारुल अपना माइक बंद कीजिए। सर दूसरे में और सर सेकंड ही लग रहा है because इसमें दिया है एंड Second ऑल अदर्स। ओके, मिला सबको? यस सर, सही ऑप्शन सी। सेकंड हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड में आप देखेंगे कि एक्सट्रीम टर्म आ गया। effective application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizers is possible। ठीक है, एक्सट्रीम हो गया। क्यों? क्योंकि इतने सारे फर्टिलाइजर्स हैं फॉस्फेट जिसमें कंटेन होता है। क्या एक प्रोसेस से सारों का एप्लीकेशन सही हो जाएगा? लॉजिकली भी स्टेटमेंट गलत है और एक्सट्रीम टर्म भी आपको दिख गया। तो ए, बी एंड डी आप एलिमिनेट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा सी। अब देखिए, तो अब हम 2020 का पेपर देख रहे हैं। 2020 का पेपर हम देख रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे जिसमें पैटर्न स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, लेकिन कई क्वेश्चन है जिसमें नहीं भी लगता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको एक्सट्रीम टर्म दिखेगा लेकिन आंसर में लगेगा नहीं। पढ़िए ध्यान से, कहाँ पर आपको एक्सट्रीम टर्म दिख रहा है पहले वो बताइए मुझे। सर ऑप्शन 4 में दिख रहा है ऑल वर्कर्स अंडर द इम्प्लीमेंटेशन एवरीवेयर। कहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं आप? सर 3 वाला सर। 3 नहीं, 1 देखना। अच्छा सॉरी सर। सब लोग ध्यान सेकंड से वाला देखें। सर हाँ, सेकंड सेकंड वाला स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है, सेकंड में आपको एक्सट्रीम टर्म दिख रहा है जी। जी सर, हाँ, एनी and- कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड में दिख गया सबको, एनी करके, एनी कॉन्ट्रैक्ट विद Yes, प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ अदर डेटा। अब वो पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे, प्योरली पैटर्न के हिसाब से, तो ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये स्टेटमेंट सही है। तो एग्जाम हॉल में अगर नॉलेज नहीं है तो आप लगा के आ सकते हैं, नॉट ए लॉस इन दिस। क्योंकि देखिए 2020 में टोटल 12 क्वेश्चन है जो इस पैटर्न से आए हैं, और उसमें से 2 बार ये क्वेश्चन नहीं लगा है, 2 बार ये पैटर्न नहीं लगा है, और 10 बार ये लगा है। तो ओवरऑल आपका फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? बेनिफिट। सर फायदा हुआ सर। ओवरऑल बेनिफिट ही होगा। प्रॉब्लम क्या है कि अगर 2 क्वेश्चंस को देखकर आप सोचेंगे कि अरे होगा नहीं होगा, ओवर थिंकिंग करेंगे, तो फिर आप लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ 2020 को रोकते हैं। अब जैसे हमने अभी देखा, वापस से मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूँ। 2020 में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इस पैटर्न में आए हैं, लेकिन ठीक अगले साल 2021 में यूपीएससी ने इस पैटर्न को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। उसने 2 क्वेश्चन पूछे, 2 में से एक में वो पैटर्न डायरेक्टली लग भी नहीं रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई 2021 में रुक जाता कि अरे अब तो ये पैटर्न नहीं पूछ रहा है, ऐसी बातें निकली भी थी 2021 में। अगर आप थोड़ा बहुत तैयारी से जुड़े हुए थे तो लोग ऐसा बोल भी रहे थे कि अब पैटर्न नहीं पूछे जाएंगे, अब खत्म हो गया है, अब चीज बदल गई है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन अगले साल फिर क्या हुआ, यूपीएससी ने वापस से वो पैटर्न पूछा, और 1-2 नहीं पूरे 9 क्वेश्चन पूछे एक ही पैटर्न के बेसिस पे, जो एक्सट्रीम टर्म्स वाला पैटर्न था। इसीलिए हमें क्या करना है, कभी भी यूपीएससी एग्जाम को 1 साल से एनालाइज नहीं करना है, हमें यूपीएससी के एग्जाम को एनालाइज करना है 10-12 साल के एवरेज से। ठीक है, 10-12 साल का एवरेज लेकर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यूपीएससी कैसे सवाल पूछता है। कई बार लोग क्या करते हैं, 1 साल पहले का पेपर एनालाइज करके अगले साल चले जाते हैं,
जबकि ऐसा नहीं होता। कई बार ये होता है कि बहुत पुराना क्वेश्चन आपको वापस से पूछ लिया जाता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, 2025 जो पिछला प्रीलिम्स हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया है एंशिएंट हिस्ट्री में। क्वेश्चन था अरगहत्ता के बारे में। अरगहत्ता क्या होता है? पुराने जमाने में एक व्हील होती थी जो जिससे पानी वगैरह निकाला जाता था, जो कुएं वगैरह में व्हील होती है उससे पानी निकाला जाता था, तो उसको बोलते हैं अरगहत्ता। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने इसके पहले एक बार पूछा था 2015 में। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था और वापस से यूपीएससी ने उसको पूछा पूरे 10 साल बाद। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं जाके, अरगहत्ता का क्वेश्चन देखिए आप 2015 में आपको मिलेगा, फिर 10 साल बाद मिलेगा 2025 में। इसका मतलब क्या है? यूपीएससी चाह रहा है कि आप उसके अक्रॉस द ईयर जो नॉलेज है, जो इकट्ठा उसने किया है, जो पेपर्स उसने दिए हुए हैं, उनको पढ़कर उनके रेस्पेक्ट करके एग्जाम हॉल में आए। जो वो नहीं करेगा वो फिर वही स्टैटिक में फंस के रह जाएगा और उसको कट ऑफ क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, 2021 में 2 क्वेश्चन इस पैटर्न से आए हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम 2022 पे बढ़ेंगे, उसके बाद हमें और भी पैटर्न देखने हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, हिंदी में भी क्वेश्चन दिखा दिया करें सर, काफी स्टूडेंट हिंदी में भी हैं सर। हिंदी में क्वेश्चन दिखा दिया करूं? ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको हिंदी में भी क्वेश्चन। एक बार वो आधार वाला बता देते जो था। 18 वाला? क्या 18 वाला? सर आधार वाला क्वेश्चन नंबर 1 जो था, वो आधार मेटाडेटा आधार वाला। आधार में वही है कि जो सेकंड ऑप्शन में आपने देखा एक्सट्रीम टर्म था, उसके बावजूद वो स्टेटमेंट सही था। मतलब कहीं बार पैटर्न नहीं लगता, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत कम बार होता है, 10 में से 2 बार, 5 में से 1 बार ऐसे। लेकिन अगर एक रियल एग्जाम में नॉलेज नहीं है और पैटर्न दिख रहा है तो लगा के आ जाना चाहिए, ओवरऑल आप फायदे में रहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कह रहे हैं कि आप जो बताए थे कि यूपीएससी में 85 और मैक्सिमम 92 तक अटेम्प्ट करके आना है, और आरसीए में क्या होगा सर, कितना तक? आरसीए में देखिए एक डिफरेंस ये है ना, आरसीए के जो क्वेश्चंस आते हैं ना कहीं फैक्चुअल होते हैं, क्योंकि दे कैन नॉट आस्क द आरसीए क्या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछ सकता जो क्या बोलते हैं एक यूपीएससी लेवल में पूछे जा रहे हैं। लेकिन इतना मैं कह के चल सकता हूँ कि किसी भी एग्जाम में, भले वो आरसीए का एग्जाम क्यों ना हो, एक रिस्क फैक्टर आपको लेके चलना है कि आप अगर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपके ज्यादा सही होने के, ज्यादा गलत होने के भी चांसेस है। तो एक बैलेंस लेके चलना है। कई लोग गलती क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं और कई लोग अंडर कॉन्फिडेंस में बहुत कम अटेम्प्ट कर देते हैं। तो मेरा सजेशन है कि किसी भी एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग है, 80-85 तक टच करके आ जाइए। तो आरसीए के पेपर में कितने 100 का ही क्वेश्चन होता है ना? जी जी 100 का 60 क्वेश्चन होते हैं, तो आप अराउंड अगर नेगेटिव मार्किंग भी होती है उसमें, यस सर, तो वही आपको 50 के ऊपर नहीं जाना चाहिए आइडियली, क्योंकि वहां भी कुछ क्वेश्चन, वो डिपेंड करेगा आरसीए पेपर कैसा अपना फ्रेम करता है। अगर फैक्चुअल पेपर है फिर तो शायद ज्यादा भी आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं आता हो तो। और सर अगर 100 क्वेश्चन हुए तो कितने में 100 तो फिर वही 80 प्लस 100 नहीं 60 ही होंगे, लगेगा 60 होंगे, वो चेंज नहीं होता, वो पैटर्न वही रहता है। हाँ चलिए अब जल्दी से इसी पैटर्न को एक और साल में देख लेते हैं, विच इज 2022। रेडी हैं सब लोग? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए सब लोग, देखिए कहाँ पे इलॉजिकल लग रहा है, बात बड़ा चढ़ा के बोली गई है ऐसा लग रहा है, कौन से स्टेटमेंट में, ध्यान से पढ़ के बोलिए। The third statement. थर्ड क्वेश्चन। शाबाश। अब ये चीज आपने पढ़ी थी या लैंग्वेज पे सॉल्व किया? लैंग्वेज पे। रियल एग्जाम में भी यही होगा, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे जो लैंग्वेज के बेसिस पे सॉल्व है। थर्ड क्यों गलत है? क्योंकि लॉजिकली देखिए क्या बोल रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है, बोलता है इन्वेस्टमेंट में जो पैसा आप डाल रहे हैं उस पर भी टैक्स नहीं लेगा, जो इंटरेस्ट उस पर आपको आ रहा है, मतलब जो प्रॉफिट आपको आ रहा है उस पर भी टैक्स नहीं लेगा। ऐसा हो सकता है क्या? सरकार बेवकूफ है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते जाएंगे और आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा? सरकार तो कोशिश करती है टैक्स को ऑप्टिमाइज करने की, ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने की। इसीलिए थर्ड ऑप्शन आप एलिमिनेट करेंगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा? ए। ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का पेपर हम देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए रियल एग्जाम में प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं कि ऐसे पैटर्न्स हमें दिखते ही नहीं है। इसलिए जरूरी है कि माइंडसेट को डेवलप कर प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल में जाया जाए, खासकर वो लोग जो इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं।
चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 तो ठीक है, बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है। कुछ और देखते हैं, 19 देखते हैं। ये हाँ 19 ही देखना है आपको। कहाँ पे लग रहा है कि बात को बड़ा चढ़ा के बोला गया? Exaggeration। ध्यान से पढ़ो, पढ़ो। पहले आराम से पढ़ो, सब लोग पहले सांस लो, आराम से पूरा क्वेश्चन पढ़ो, जल्दबाजी नहीं। सर हिंदी में भी दिखा दीजिए। शायद थर्ड वाला। ठीक है, इंग्लिश वालों ने देख लिया, एक बार हिंदी में दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन। 19 कहाँ रहेगा? ये रहेगा। फर्स्ट अपना चाहिए सर। फर्स्ट कितना को सेकंड स्टेटमेंट प्रॉब्लमेटिक लग रहा है? सेकंड स्टेटमेंट एक बार सब लोग सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है? बोल रहा है इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। क्या एक डेमोक्रेसी में आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं सर। क्या आप किसी लोगों को जाके बोल सकते हैं कि मैं जो कि ये एक प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, आपको कंपलसरी इसमें हिस्सा बनना ही बनना है? नो सर। ऐसा नहीं बोल सकते ना। हाँ, तो लॉजिकली भी वो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया। इसी तरह सेकंड ऑप्शन देखिए, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वन। अब अगर आपने 2 को एलिमिनेट कर दिया, आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 1 and 3 and 3 ओनली। 1 देखिए क्या है? must adopt it, so must cannot be. देखिए इसमें कहीं ना कहीं मैं कहूंगा यहाँ पे नॉलेज का भी एक गेम है, क्योंकि यहाँ पे एज सच कोई एक्सट्रीम टर्म दिया हुआ नहीं है। अगर यहाँ पैटर्न के बेस पे आपको कोई ऑप्शन एलिमिनेट करना है, वो होगा ऑप्शन नंबर 2। उसमें क्या होगा? स्पेसिफिकली एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे ये पैटर्न हमने पहले भी देखा हुआ है, 2020 का क्वेश्चन याद है, ऑल सीनियर सिटीजन्स। तो ये एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है, तो वो आपको ध्यान में रख के सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 1 अगर आपको रियल एग्जाम में समझ में नहीं भी आता है, स्टिल 50-50 तक पहुंचना भी अच्छी बात है। तो आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में एक और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, वक्त की कमी के चलते मैं आपको मेन क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ताकि हम ज्यादा पैटर्न्स कवर कर सकें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए कहाँ पे आपको लग रहा है कि बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, एग्जैजरेशन हो रहा है या एक्सट्रीमिटी दिखाई जा रही है। पहले पढ़िए सारा क्वेश्चन ध्यान से। मतलब अपना माइक बंद कीजिए। सर स्टेटमेंट 4। स्टेटमेंट 4 ओके, बाकी लोगों को भी दिखा स्टेटमेंट 4? जी सर, वो बड़ा चढ़ा के बोले इजीली। क्या बोल रहा है? आर्टिकल्स मेड बाय इट। एक तो बात हो रही है पीईटी की, पॉलीएथिलीन टेराप्टालेट की बात हो रही है। बोल रहा है कि उससे जो चीजें बनती है उसको आप बहुत आसानी से डिस्पोज कर सकते हैं इंसिनरेशन से। इंसिनरेशन होता है किसी चीज को जलाना, और बोलता है विदाउट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। क्या आप किसी चीज को जलाएंगे तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा? क्या कार्बन वगैरह नहीं निकलेगा उससे? बिल्कुल निकलेगा। नहीं सर। ऑप्शन 4 एक्सट्रीम है, इलॉजिकल है, तो 4 आपने एलिमिनेट कर दिया। 1 and 3, 2 and 3 आपके पास बचा। 2 में भी एक एक्सट्रीम टर्म है, ढूंढ के निकालिए। सर एनी अल्कोहल क्या दिया गया? एनी अल्कोहलिक दिख गया। आप देख रहे हैं कैसे छुपा के दिया जाता है, रियल एग्जाम में दिखता भी नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर अपना माइंडसेट डेवलप कर और सबसे जरूरी एग्जाम हॉल में शांत रहकर क्वेश्चन को पढ़े, ताकि हम ऐसे पैटर्न्स को वहां पे आइडेंटिफाई कर सकें। तो एनी अल्कोहलिक बेवरेज रॉन्ग रहेगा, क्योंकि हम जानते भी हैं, हमारा कॉमन सेंस हमें बताता है कि कुछ जो अल्कोहलिक आइटम्स होते हैं, जैसे हमारी मेडिसिन वगैरह होती है, उनको एम्बर कलर बॉटल्स में पैक किया जाता है, जो ब्राउनिश कलर के बॉटल्स होते हैं, है ना। तो उसके अपने अपने प्लास्टिक में नहीं रखा जाता, ग्लास के बॉटल में रखा जाता है, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। वरना केमिकल क्या होगा? रिएक्ट करेगा प्लास्टिक के साथ। तो लॉजिकली भी स्टेटमेंट गलत है। तो 2 में एक्सट्रीम टर्म है, 2 एलिमिनेट हो गया। 4 में एक्सट्रीम टर्म है, 4 एलिमिनेट हो गया। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 and 3, विच विल बी ऑप्शन ए। क्लियर है सबको? तो ये थे 3-4 क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा था फर्स्ट पैटर्न से 2022 में।
ऐसे और भी क्वेश्चन है, मैं सेशन के बाद आपके साथ इंडेक्स शेयर करूंगा, तो आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चंस को इस पैटर्न के बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि आपका माइंड सेट डेवलप हो इस पैटर्न्स को रियल एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। ये पैटर्न को 2023, 24, 25 में भी दिया गया है, लेकिन उसको मैं अभी आपको नहीं बता रहा, क्योंकि मैं उस पर आपका एक टेस्ट लूंगा। जब हम हमारे सारे सेशन खत्म हो जाएंगे और जब आप सारे पैटर्न सीख जाएंगे, फिर मैं आपको एक टेस्ट पेपर दूंगा जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करना, और सिर्फ पैटर्न के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे वो पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। और वो टेस्ट पेपर मैंने नहीं बनाया है, वो यूपीएससी के ही क्वेश्चन है, यूपीएससी के ही क्वेश्चन जो 2023, 24, 25 के है, वो मैंने कंपाइल किए हैं, जिसमें पैटर्न लग रहा है। सिर्फ ये पैटर्न है, और भी पैटर्न है जो हम आगे चल के सीखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पैटर्न जो है हमारा एक्सट्रीम टर्म्स का, उसको मैं रोक रहा हूँ, और नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू आस्क द डाउट्स। जल्दी जल्दी अपने डाउट्स पूछिए, फिर हम दूसरे पैटर्न पे जाएंगे। क्वेश्चन था ना ये साइंस की, मतलब मुझे साइंस का लग रहा था, तो मतलब मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैं तो समझ ही नहीं पाई कुछ। पहले तो सवाल ही इंग्लिश पढ़ेंगे तो काफी है, इंग्लिश से हो जाएगा वो। और सर वो जो वाला था क्वेश्चन से पहले वाला मस्ट जिसमें लिखा हुआ था, वो मतलब मस्ट जो है एक्सट्रीम नहीं है ना? नहीं है, नहीं है। एक्सट्रीम क्या है उसकी एक लिस्ट हमारे पास है, वो लिस्ट आपको स्टडी करनी है, खुद से नए एक्सट्रीम टर्म्स नहीं ढूंढने किसी को भी। और एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट्स? यस सर। जी सनिया बताइए। हेलो सर, हमारा क्वेश्चन ये है, मतलब कुछ One कुछ by one, जो one by क्वेश्चन one. रहते हैं, जी, सर। मतलब कुछ कुछ जो मैचिंग वाले क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा मैच द फॉलोइंग, मतलब एक तरफ अलग और एक तरफ उसकी मैचिंग वाले, तो वहां पे जी। अगर कंफ्यूजन हो तो वैसे क्वेश्चन के लिए कोई ऐसी ट्रिक वगैरह है कि जैसे मतलब दूसरे क्वेश्चन के लिए एक्सट्रीम वर्ड है, तो वैसे क्वेश्चन हाँ, के लिए बिल्कुल। कुछ है क्या? पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चीजें हम सीख रहे हैं इसको ट्रिक्स ना बोलें, क्योंकि ट्रिक्स क्या होता है, ट्रिक वर्ड गलत है। हम इसको ट्रिक नहीं बोलेंगे, हम इसको पैटर्न बोलेंगे। रीजन क्या है, ट्रिक जो होती है वो रैंडम होती है, मतलब उसको बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी बैकग्राउंड के हम अप्लाई करते हैं कि भाई ऐसा दिख गया तो मार दो। जैसे कुछ लोग सिखाते हैं, यूजुअली कुछ ट्रिक्स क्या बोलेंगे हम, सी हमेशा सही होता है, तो अगर आपके सफिशिएंट अटेम्प्ट नहीं हुए, सी मार के आ जाओ, सही हो, ये ट्रिक है। जो पैटर्न्स होता है वो हम लॉजिक के बेसिस पे, एक डिडक्शन के बेसिस पे निकालते हैं, पहली चीज। दूसरा, आपका जो डाउट है मैचिंग वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, देखिए मैचिंग वाले क्वेश्चन आर नथिंग डिफरेंट, वहां पर भी आपको यही चीज देखनी है, या तो आप नॉलेज के बेसिस पे उसको कर पाएंगे या लैंग्वेज के बेसिस पे कर पाएंगे, ठीक है? तो कुछ अलग से उसके लिए सीखने की जरूरत नहीं, इन्हीं पैटर्न्स को वहां पे अप्लाई करना है। अगर आप जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ वो सॉल्व करेंगे, तो उसमें कुछ मैचिंग के क्वेश्चंस भी है। जैसे एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि लिपस्टिक्स में क्या क्या होता है, लिपस्टिक के अंदर क्या क्या, अब जो कौन पढ़ के जाएगा एग्जाम हॉल में, कौन पढ़ के जाता है कि लिपस्टिक में क्या क्या यूज होता है, लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया था कि इसमें से कौन से कंपोनेंट है जो लिपस्टिक में हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, तो फिर उसको वहां पे करना पड़ेगा रियल टाइम, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, मुस्कान अहमद सवाल पूछिए प्लीज। सर ये सेम पैटर्न हम जाने 19 वाला जो है, 19 वाला जो क्वेश्चन था सवाल आराम से वन बाय वन प्लीज। मुस्कान अपना सवाल पूछिए। सर ये सेम एक्सट्रीम वर्ड्स वाला पैटर्न आरसी में भी यूज हो सकता है? डिपेंड करता है, आ सकता है क्वेश्चन आरसीए में भी, बट हाँ फ्रैंकली अगर मैं आपको बताऊं, आरसीए में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न से नहीं आएंगे, क्योंकि आरसीए का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें फैक्चुअल थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है? तो इसको आप ये लेके चल सकते हैं कि आरसीए में जाने के बाद और उसके बाद आगे जब आप अपनी तैयारी करेंगे, अपना जब भी अटेम्प्ट देंगे 27 में, 28 में, 26 में, तब ये आपके काम आएंगे, ठीक है? लेकिन आरसीए में भी कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपकी नॉलेज आपकी मदद नहीं करेगी, तो वहां आपको क्या करना है, छोड़ के नहीं आना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर उसमें कुछ लॉजिक लगाकर, कॉमन सेंस लगाकर अप्लाई करने की कोशिश करनी है, ठीक है? अगला जी मधुमार का क्वेश्चन है, पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, 2011 में जैसे यूपीएससी पैटर्न चेंज हुआ था, तो सर हमें कौन से साल तक पीवाईक्यू इस तरह से देखना चाहिए? यूजुअली सजेस्ट किया जाता है 10 से 15 साल, मैं सजेस्ट करता हूँ 2015 से सारे आपको देखने चाहिए, क्योंकि आज भी यूपीएससी 2015 के, कई बार तो 2012 के तक क्वेश्चन रिपीट करता है। और एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? नबील का कोई क्वेश्चन है? नबील प्लीज। यस सर। नबील आपका कोई डाउट है? आपने हैंड रेस किया है, ओके। चलिए आई थिंक मैक्सिमम लोगों के डाउट्स वाइंड अप हो चुके हैं, सबको मौका मिला है। अलीशा आपका कोई डाउट है? सर 1 से 2 क्वेश्चन हिंदी में भी कराएं। 1 से 2 क्वेश्चन हिंदी में भी कराएं, ठीक है? हिंदी के मैं आपको दिखा ही सकता हूँ, क्योंकि देखिए मैं तेलुगु स्पीकिंग स्टेट से हूँ, हिंदी उतना मेरा अच्छा है नहीं,
तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, आप उसको देखकर अगर उसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। जैसे कि अभी ओके हमने सर। अभी हमने एक टर्म देखा इंसिनरेशन, तो अब इंसिनरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। चलिए, आई थिंक लार्जली वी हैव कवर्ड द डाउट्स। एनीवन एल्स? नबील जी पूछिए। सर जो आपने पैटर्न की जो पीडीएफ है वो आप सेंड कर सकते हैं मतलब ग्रुप में? हाँ बिल्कुल करेंगे, सेशन होने के बाद आपके साथ शेयर की जाएगी। सर ये पीवाईक्यू पेपर पूरी सेंड करते हैं सर। क्या करें? सर जो आप यूपीएससी पीवाईक्यू के पेपर आप पास डाउनलोड है वो भी सेंड करते हैं? हाँ वो तो आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, मैं लिंक भेज दूंगा आपको, वहां से डाउनलोड कर लेना। एनीवन एल्स? इफ्रा, आपका कोई क्वेश्चन है इफ्रा? सर क्या इफ्रा कहते हैं नास? 19वां वाला जो क्वेश्चन 19 क्वेश्चन हमने देखा हुआ है ना उसको ऑलरेडी। उसमें एक्सट्रीम टर्म तो था ही ना। हाँ उसमें Extreme एक term? और चीज भी है ना जिसमें मस्ट लिखा हुआ था। एक्सट्रीम टर्म मस्ट भी तो है। नहीं मस्ट नहीं है, और क्योंकि ऑप्शन देखिए में हम एक्सट्रीम टर्म्स उनको बोलते हैं जो ओवर द इयर्स बार बार पूछे गए हैं और गलत हुए हैं। तो ऐसा ज्यादा टाइम नहीं हुआ है कि मस्ट दिया गया और स्टेटमेंट गलत रहा हो, तो मैं मस्ट को एज एन एक्सट्रीम टर्म नहीं ले सकता। सेकंड नहीं तो स्टेटमेंट में हमने इसलिए किया क्योंकि ओवरऑल लॉजिकली इनकरेक्ट था। तो जब आपको पीडीएफ मिलेगा या अभी आपने इंडेक्स में भी देखा होगा कि क्या क्या एक्सट्रीम टर्म है वो लिस्टेड है ऑलरेडी, हमको उसी लिस्ट को स्टिक करके रहना है। अगर हम नए वाले एक्सट्रीम टर्म निकालने जाएंगे तो रियल एग्जाम में फिर गड़बड़ हो सकती है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि उसमें एक और चीज था कि ऑप्शन जो दिया था आंसर का उसमें पहले वाला को मिला कर दिया था कि पहला वाला सही है। ओके, तो उसमें ये भी देख सकते हैं ना कि आंसर जो दिया हुआ है वो किस हाँ हिसाब से वैसे भी दिया देख हुआ है। सकते हैं। हाँ वैसे भी देख सकते हैं, वो भी हमने किया हुआ है ऑलरेडी। वैसे भी उसमें देख दो सकते बार हैं, अगर किसी एक को एलिमिनेट करने के बाद कोई एक ऑटोमेटिकली करेक्ट हो रहा है तो वो करेक्ट ही हो जाएगा फिर आपका। चलिए, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डन, लेट अस मूव फॉरवर्ड गोइंग बैक टू द इंडेक्स। ये हमारा इंडेक्स है। अभी हमने कुछ क्वेश्चन देखे जो पहले पैटर्न से आ रहे हैं, एक्सट्रीम टर्म्स वाला पैटर्न। अब हम बात करेंगे अगले पैटर्न की। अगला पैटर्न है इंक्लूसिव टर्म्स। इंक्लूसिव टर्म्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं जिनके रहने से स्टेटमेंट के करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि हम जो सीख रहे हैं वो एलिमिनेशन टेक्निक नहीं है, क्योंकि इनके थ्रू मैं सिर्फ एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इंक्लूड भी कर रहा हूँ। तो सेकेंड टाइप ऑफ पैटर्न्स वो है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टर्म्स दिखेंगे या जो पूछने का तरीका होगा वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, है ना, जो एक पॉसिबिलिटी को दर्शाएगा, जो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बोला गया है, जो इस तरीके से बोला गया है कि वो एक हो सकता है, कैन बी, ऐसे वाली पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। तो ऐसा देखा गया है कि अक्सर ऐसे वाले स्टेटमेंट सही होते हैं, ठीक है। तो सेकंड पैटर्न है इंक्लूसिव टर्म्स। अब इंक्लूसिव टर्म्स में क्या आता है? एक इट कुड बी समथिंग लाइक कैन बी, माइट बी, सम, लाइकली, पॉसिबली, मे बी, ठीक है। ये सब आपके इंक्लूसिव टर्म्स आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी बार बार पूछता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2014 में 7 क्वेश्चन, 15-16 में 2-2 क्वेश्चन, 17 में 8 क्वेश्चन, है ना, 2020 में बहुत सारे क्वेश्चन, 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन, 2022 में 5-6-7 क्वेश्चन है टोटल हमारे पास। अब लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस के पास ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? नॉलेज। मतलब ये पैटर्न भी 100% नहीं लगता है लेकिन 90% लगता है। तो अगर सेम वही लॉजिक लगेगा, अगर एग्जाम हॉल में पैटर्न दिख रहा है लेकिन आपको एग्जाम हॉल में आप किसी टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं, नया क्वेश्चन है और आपके सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हुए हैं और पैटर्न आपको क्लियरली दिख रहा है, आपको रिस्क लेना चाहिए, ओवरऑल आपका फायदा होगा। जैसे कि 2021 में अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आए हैं, 5 में से 3 बार पैटर्न नहीं लगा, 2 बार लग गया, ओवरऑल फिर भी फायदे में रहेंगे आप, है कि नहीं। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं, इसको देखेंगे 2021 से स्टार्ट करेंगे। पहले 2021 देखेंगे, फिर 2022 के क्वेश्चन देखेंगे इस पैटर्न को समझने के लिए। एनी डाउट बिफोर वी स्टार्ट? एनीवन? चलिए गुड, लेट अस स्टार्ट। 2021 जी, स्पीड, यस सर, स्पीड थोड़ी सी। अरे ठीक है, चलिए मैं स्लो कर देता हूँ थोड़ा। (2021) let's go for question number 18. पैटर्न याद रखिए, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इंक्लूसिव टर्म्स को, ऐसे टर्म जो किसी स्टेटमेंट को सही बनाते हैं, जो पॉजिटिव है, अच्छे स्टेटमेंट।
देखिए यहाँ पे कहाँ पर आपको कौन सा टर्म आपको इंक्लूसिव लग रहा है? सर सेकंड में सेकंड में आपको सम दिख रहा है? यस सर तो क्या हम 2 को एलिमिनेट करेंगे? नहीं करेंगे। बाकी के जो 3 स्टेटमेंट्स है उसमें से कहीं पर भी कोई एक्सट्रीम टर्म है? नो सर नहीं है सर। कोई एक्सट्रीम टर्म नहीं, तो इसका आंसर आपको क्या मार्क करना चाहिए? ऑप्शन सी सर। सी मार्क करेंगे, क्यों? वन टू एलिमिनेट क्यों किया आप? डी सर डी। टू एलिमिनेट करना है कि इंक्लूड करना है? इंक्लूड करना इंक्लूड करना है। पैटर्न बदल गया, हम एक्सट्रीम टर्म नहीं देख रहे, हम इंक्लूसिव टर्म देख रहे हैं। इंक्लूसिव टर्म मतलब उनके होने से स्टेटमेंट सही हो जाता है, गलत नहीं होता, सही हो जाता है। तो इसका आंसर आपका आएगा डी। अब इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आता है, आप पहले मुझे ये बताइए, ये टॉपिक क्या एग्जाम हॉल में पढ़ के जाते हैं? नया टॉपिक है? नया टॉपिक है, कोई पढ़ के नहीं जाता कि फर्नेल सॉइल क्या होता है। किसी को पता भी नहीं था कि यूपीएससी ये पूछेगा, ना ही ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स से है। तो यूपीएससी यहाँ पे क्या टेस्ट कर रहा है? आपका कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो। जिन लोगों ने इस साल एग्जाम दिया था, कई लोगों ने क्या किया, थर्ड ऑप्शन में ओवर थिंकिंग कर ली कि सल्फर एमिशन कैसे होगा, हो सकता है पोटेशियम एमिशन होता हो सकता है फॉस्फोरस एमिशन होता हो। तो प्रॉब्लम क्या है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी एग्जाम हॉल में। अगर थोड़ा सा भी सल्फर निकलता है तो स्टेटमेंट वो करेक्ट हो जाएगा। क्या यूपीएससी ने ऐसा बोला है इट कॉजेस ओनली सल्फर एमिशन? ऐसा तो नहीं बोला। अगर ओनली बोलता तो फिर वो एक्सट्रीम हो जाता। तो इसमें आंसर आपको मार्क कर देना है डी 1, 2 and 3। वैसे और भी क्वेश्चन है, जैसे कि 2021 में एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। Which of the following have species that can establish symbiotic relation with other organism? कहाँ पर दिख रहा है इंक्लूसिव टर्म? पॉसिबिलिटी कहाँ पे दिखाई जा रही है? क्वेश्चन में कैन। हाँ, जो मेन स्टेटमेंट है ऊपर, वहां पे पॉसिबिलिटी दिखाई। अब फिर से बताइए कि ये कोई पढ़ के जाता है या रियल एग्जाम में नया क्वेश्चन है कंप्लीटली? नया क्वेश्चन है कंप्लीटली। नया क्वेश्चन। अब जिसने पैटर्न नहीं सीखा वो या तो ओवर थिंकिंग करके गलत मारेगा या फिर छोड़ के आएगा, दोनों में नुकसान है। इसीलिए पैटर्न सीख के जाना ज्यादा अच्छा है। तो जब हमको नहीं पता और एक पॉसिबिलिटी दिख रही है, आपको क्या मार्क करना चाहिए आंसर? डी सर। इसमें से कोई ऑप्शन है अगर आप एलिमिनेट करना चाहेंगे? नो सर। Excuse me, sir. जी प्लीज। Sir, I'm not able to understand the pattern of this question. Okay, let me repeat it. See, you understood the first pattern? Yes, sir. In the first pattern, what we were doing is that we were finding out certain questions where UPSC was asking the statements in such a way that either the statement was very illogical or it was an exaggeration, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, or there were certain extreme terms in it like no, only, at all, radically, drastically, ऐसे। तो वहां पर हम उसको eliminate कर रहे हैं। This is the second pattern. Here we are looking at certain terms which make a question inclusive. That means if there are these terms in a particular statement or if the question is framed in this particular language, then the chances of that question being correct are more. मतलब आप उसको करेक्ट मान के चलेंगी, रॉन्ग नहीं। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये एक कंप्लीटली नया क्वेश्चन था, कोई पढ़ के नहीं जाता एग्जाम हॉल में। तो और कंप्लीटली नई चीजें दी गई है, निडेरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप क्या देखेंगे? आप पैटर्न देखेंगे। पैटर्न में हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे ऊपर दिया गया है कि कैन एस्टैब्लिश, एक पॉसिबिलिटी दी जा रही है। नेचर में बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर आपके सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हुए हैं और पैटर्न आपको दिख रहा है, आपको क्या करना चाहिए? उसको लगा के आ जाना चाहिए। तो हियर वी आर लुकिंग एट द इंक्लूसिव टर्म। Similarly, in the last question, we saw an inclusive term called as sum, SOM, sum, कि some industries release। अगर वहां sum की जगह बोल देता all industries release, तो वो extreme हो जाता। क्योंकि sum बोला है, हम उसको inclusive लेके चलेंगे और correct मानेंगे। Okay, I hope your doubt is clear. Yes, sir. Perfect. Now moving forward, अभी 2021 में मैं आपको 2 क्वेश्चन बताया जिसमें पैटर्न लग रहा है, लेकिन इसी पेपर में और भी क्वेश्चन है जहाँ पे ये पैटर्न नहीं लग रहा है। जैसे कि what is the answer of 30th question? कौन सा क्वेश्चन नंबर 30? Yes, all of the above, 1, 2 and 3. Now let's have a look at question number 17. यहाँ पे पैटर्न लगेगा लेकिन साथ में थोड़ा नॉलेज भी लगेगा। देखिए कहाँ कहाँ पर आपको इंक्लूसिव टर्म्स दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में। तीनों में भी है सर। तीनों में भी इंक्लूसिव टर्म दिख रहे हैं।
देखिए पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरे में बोल रहा है द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हेवी मेटल्स। कैन भी दिखा और एक सम भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एग्जाम हॉल में नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, इसीलिए प्रैक्टिस करनी है आप सबको। लास्ट ऑप्शन देखिए, दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट। अगेन एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, दे मे रिलीज ऐसे। तो इंक्लूसिव टर्म तीनों स्टेटमेंट में है, तो आइडियली हम क्या मान के चलेंगे, आंसर इसका होना चाहिए 1, 2 एंड 3। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूपीएससी 1, 2 एंड 3 इसका आंसर नहीं है, 2 एंड 3 इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर एक कैच है। कैच कहाँ पर है? कैच है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट में तो पैटर्न आपका बिल्कुल लग रहा है, जैसे हमने सीखा था वैसे ही लग रहा है, इंक्लूसिव टर्म है और स्टेटमेंट आपका सही है। पहले में प्रॉब्लम ये है कि बोल रहा है कि ये कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट से लीथल क्वांटिटीज के कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होते हैं। अच्छा पहले आप मुझे ये बताइए, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, या कोई नई टेक्नोलॉजी है? ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं ना, कोई नई चीज तो नहीं है कि अचानक से कोई बनाना चाह रहा है कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। ये पहले से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है कि इनमें से लीथल क्वांटिटीज, लीथल क्या होता है, मतलब जिससे किसी की जान जा सके, ऐसी क्वांटिटीज में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। तो अगर ऐसा होता तो क्या गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज को अलाउ करती? नहीं करती सर। तो ये लॉजिक इसमें लगाया जा सकता था, बट आई एडमिट के रियल एग्जाम में इतना सोचना पॉसिबल नहीं है। रियल एग्जाम में इतना सोचना पॉसिबल नहीं है। तो अगर रियल एग्जाम में आप इसका आंसर 1, 2 एंड 3 भी लगा के आ जाते, नॉट टू ब्लेम यू, नथिंग रॉन्ग विद इट, आपको लगा देना चाहिए। क्योंकि जैसे कि आपने देखा 2021 में 5 क्वेश्चन आए हैं, 2 में लगा है, 3 में नहीं लगा, स्टिल ओवरऑल आप पॉजिटिव में ही है, ठीक है। और ये मैक्सिमम लोगों को तभी पता चला जब यूपीएससी की आई। जो मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका भी यही कहना था कि 1, 2 एंड 3 इसका आंसर रहेगा, पर हम यूपीएससी के हिसाब से जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। तो मैं आपको यहाँ पर वापस से ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पैटर्न हम सीख रहे हैं 90% ऑफ द टाइम वो लगेंगे, 10% ऑफ द टाइम नहीं लगेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जाम हॉल में नहीं लगाना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बिल्कुल ही नए हैं, जैसे ये भी नया क्वेश्चन है कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स का, कोई पढ़ के नहीं जाता है इसको, ठीक है। तो अगर आपको नया क्वेश्चन दिख रहा है, आपकी नॉलेज उस पर नहीं है और आपको पैटर्न दिख रहा है, आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पैटर्न के लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। तो ये 2021 का पेपर था। अब मैं आपको इसी पैटर्न पे 2022 का पेपर दिखाऊंगा। इस पैटर्न से बहुत सारे क्वेश्चन 2025 में भी आए हैं, जो पिछले साल का पेपर हुआ है, और वो भी आपके टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आइए 2022 के इंक्लूसिव टर्म वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2022 में 1, 2, 3, 4, 5, 7 क्वेश्चन आए हैं जो इस पैटर्न से आए हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई कैच नहीं है, कुछ नहीं है, सब में लग रहा है पैटर्न। 7 क्वेश्चन, कितने मार्क्स हो गए? 14 मार्क। लोगों का आधे मार्क्स से कट ऑफ रह जाता है। सर जी बताइए प्लीज। सर अभी हम ज्वाइन हुए हैं, तो हमको नहीं समझ आ रहा आप क्या पैटर्न बता रहे हैं, तो आप एक कहाँ बार पे ज्वाइन किए हैं? अभी सेशन में? आप यस सेशन में सर। लेट ज्वाइन हुए हैं? हाँ, तो आप एक बार ब्रीफ वजह? में आप वीडियो देख लीजिएगा, आप श्वेता अपने वीडियो देख वीडियो लीजिएगा, मैं रिकॉर्ड वीडियो देख रिकॉर्डेड लेना, दे दूंगा फिर आपको। से रिपीट नहीं कर सकते, सबका टाइम खराब हो जाएगा ना इस चक्कर में। ओके सर। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम ऐसा पैटर्न देख रहे हैं जिसमें इंक्लूसिविटी होती है, मतलब देयर आर सर्टेन टर्म। बाकी लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए प्लीज और देखिए कहाँ पे आपको इंक्लूसिव टर्म दिख रहे हैं। तो श्वेता हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इंक्लूसिव टर्म्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे टर्म्स जिनके होने से स्टेटमेंट सही होता है, ठीक है। जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे और आपको समझ में आएगा इसके बारे में। बाकी लोग कहाँ पे दिख रहे हैं आपको इंक्लूसिव टर्म्स? सर सेकंड में। सेकंड सेकंड में दिख रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में सेकंड में दिख रहा है कैन बी, ओके। एक और है, ढूंढ के निकालो। बाय यूजर 3 में सर। सेकंड एंड थर्ड है सर। बाय यूजर कैसे इंक्लूसिव हुआ? सैनेबल से सेकंड एंड थर्ड। सर मैं आपको बोल रहा हूँ इंक्लूसिव टर्म ढूंढ के निकालो। एक और इंक्लूसिव, कलेक्टिवली कैसे इंक्लूसिव होगा? सर रेदर देन सर। सर इनेबल्स अगर होगा, मैं सॉरी जी इनेबल्स होगा सर, ऑप्शन ए Enables में जो होगा। है ना जी। सब लोग ध्यान दीजिए इस बात पे, किसी भी टर्म को आप इंक्लूसिव नहीं बोल सकते। मैंने क्या बोला? इंक्लूसिव वो टर्म होगा जो एक पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, ठीक है। मतलब हो सकता है ऐसे बोलता है, पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। यहाँ पे एक और कौन सा टर्म है जो पॉसिबिलिटी को दर्शा है? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 में देखिए, वेब 3.0 टेक्नोलॉजी enables people to control their own data, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। तो इन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 यू हैव इंक्लूसिव टर्म्स, मतलब इनको एलिमिनेट करने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपको उनको साथ में लेकर ही चलना है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में कोई एक्सट्रीम टर्म है?
नो सर। और ओवरऑल जो बात बताई जा रही है, अच्छी बात है कि बुरी बात है कि यूजर्स उसको कलेक्टिवली ऑपरेट करेंगे, कोई कंपनी नहीं करेगी? सर सही बात है अच्छी सर, बात है ना? लेकिन जी सर। जी। लेकिन क्या? सर ये ऑप्शन 2 क्या बोलते हैं कि जो वर्ल्ड के लिए जो बोल रहे हैं कि देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क, हाँ, तो गलत क्या है उसका? एक्सट्रीम क्या लगा आपको? इलॉजिकल क्या लगा? कि मतलब ब्लॉकचेन जो बेस्ड वो सोशल नेटवर्क के लिए क्या वर्ल्ड उसको ये कर सकता है सर, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ रही है। हाँ, वर्ल्ड के बाद कॉमा भी दिया हुआ है ना, जी सर। ग्रामेटिकली मिस्टेक कर रहे हैं आप। वो बोल रहा है कि ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क्स बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। अच्छा सर, जी सर। देखिए, अभी जैसे शम्स को डाउट आया, इसी तरह रियल एग्जाम में बहुत लोगों को डाउट आता है और वहीं पर लोग गलती करते हैं। देखिए, आप कभी भी किसी स्टेटमेंट को तब तक एलिमिनेट नहीं करेंगे जब तक दो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिए। जब आप जामिया का एग्जाम देंगे या यूपीएससी का भी एग्जाम देंगे, कभी भी आपको रैंडमली स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट नहीं करना है। किसी भी स्टेटमेंट को जब आप एलिमिनेट कर रहे हैं, या तो आपको नॉलेज वाइज 100% पता होना चाहिए कि ये गलत है, या फिर क्लियरली आपको पैटर्न दिखना चाहिए, जैसे हम एक्सट्रीम टर्म्स का पैटर्न देख रहे थे, तभी आप उसको एलिमिनेट करेंगे। गट फीलिंग के बेसिस पे रैंडम ऐसे तुक्का मारकर हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है? हाफ नॉलेज के बेसिस पे एलिमिनेट नहीं करना है, इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के बेसिस पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। वो आप विद प्रैक्टिस सीखेंगे ओवर द इयर्स। तो अभी क्या है, 1 और 2 हम एलिमिनेट कर नहीं सकते क्योंकि इंक्लूसिव टर्म है। थर्ड में कोई एक्सट्रीम टर्म नहीं है, सुनने में भी स्टेटमेंट लॉजिकली अच्छा लग रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, 1, 2 और 3 इसका आंसर रहेगा। क्लियर एवरीवन? जी सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसी के बाद इमीडिएटली जो अगला वाला क्वेश्चन है वहां पर भी पैटर्न आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33। मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से माफी चाहूंगा कि मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि मेजोरिटी लोग इंग्लिश में देख रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें से आप हिंदी में उन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। मैं आपके साथ पीवाईक्यूज का लिंक भी शेयर करूंगा, जहाँ पे हिंदी में सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, ठीक है? अभी क्या है, मैं एक साथ 2 नहीं दिखा सकता, वो स्क्रीन सपोर्ट नहीं करेगा उसको। सर पहले से कर सर फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड में आपको ओके, फर्स्ट एंड सेकंड में इंक्लूसिव टर्म दिख रहा है। SaaS buyers कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन, तो इंक्लूसिव टर्म आ गया। सेकंड में भी आपको आ गया SaaS यूजर्स कैन एक्सेस देयर डाटा, ठीक है? थर्ड का क्या है? थर्ड में कोई एक्सट्रीम टर्म है? नो सर। नो। क्या आपको पक्का पता है कि ये नहीं हो सकता? नहीं सर, पक्का पता तो नहीं है सर। पता नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? सर ऑप्शन तीनों को लेकर चलेंगे, डी क्वेश्चन। हाँ, करेक्ट मान के चलेंगे। अगर नॉलेज के बेसिस पे या पैटर्न के बेसिस पे एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो करेक्ट मान के चलो। तो इसका आंसर आएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। क्लियर एवरीवन? जी सर। सर लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा है, जो थर्ड वाला है, आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू, सर ये भी तो मतलब सॉफ्टवेयर ऐसे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही सही है ना, इस तरह से भी सही है। ठीक है, सही मान के, सही है वो ऑप्शन, उसका आंसर डी ही है उसका। अगर आप उसको पॉजिटिव लेके चल रही हैं अच्छी बात है। कई लोग क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं कि याहू होगा नहीं होगा, जब उसको पता भी नहीं है, वो गेसवर्क हो गया। गेसवर्क पे काम नहीं करना है कभी भी। अगला आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 60। और भी क्वेश्चन है पर वक्त की कमी के चलते मैं मेजर वाले आपको बता रहा हूँ। इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा जब आपके पास ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो आप में से किसी ने स्टार्टिंग में रेस किया था, शायद नसरीन ने या किसी ने पूछा था कि कई बार जो टॉपिक हम पढ़ के जाते हैं उसमें भी बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है। वहां पे क्या करना है, पैटर्न देखना है, कॉमन सेंस लगाना है। जैसे ये क्वेश्चन जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री से है, अर्थशास्त्र के बारे में पूछा है, लिटरेचर से, लेकिन मुश्किल क्वेश्चन है, इतना डेप्थ में अर्थशास्त्र पढ़ के हम नहीं जाते हैं, ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन को रियल एग्जाम में सॉल्व किया जा सकता है। एक बार पढ़िए, देखिए कहां पर आपको इंक्लूसिव टर्म दिख रहा है। फर्स्ट में कुड भी दिख रहा है, ओके। चलिए यहाँ पर एक और लॉजिक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 चीजें बताई थी इस पैटर्न के बारे में, कि इस पैटर्न में या तो आपको इंक्लूसिव टर्म्स मिलेंगे, कैन बी, सम, माइट बी, पॉसिबली, ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे जो स्टेटमेंट को इंक्लूसिव बनाते हैं। या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी ये होती है कि उसकी जो वर्डिंग है, उसके जो बोलने का तरीका है, वो एक अच्छी चीज को, एक पॉजिटिविटी को, एक पॉसिबल चीज को दर्शाता है, तभी भी वो सही होता है।
ठीक है, मान लीजिए आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ पर मैं आपको तीसरे पैटर्न से भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, लिमिटेड नॉलेज वाला। अर्थशास्त्र के बारे में आप क्या जानते हैं? मोटा मोटा आप क्या जानते हैं? क्या अर्थशास्त्र में ज्यादा जस्टिस की बात की गई होगी या इनजस्टिस की बात की गई होगी? जस्टिस की बात की होगी, सब लोग मानते हैं इस चीज को? यस सर। यस सर। अब उस आइडिया को, अब ये आइडिया मैंने आपको नहीं दिया, ये आइडिया आपको पता था ऑलरेडी कि अर्थशास्त्र एक रेस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट के बारे में हमारा एक एक परसेप्शन होता है। जैसे अर्थशास्त्र इज ए वेरी रेस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट, लेकिन अगर मैं कोई और एंशिएंट टेक्स्ट के बारे में बात करूं, जैसे कि मनुस्मृति, क्या मनुस्मृति थोड़ा कंट्रोवर्शियल है हमारे हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में? थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर की हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, उन्होंने उसको बर्न भी किया था अपने प्रोटेस्ट करने के तरीके में, क्योंकि उसके कुछ चीजों से वो उसको वो अग्री नहीं करते थे। तो हर डॉक्यूमेंट के बारे में, जो एंशिएंट डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में हमारा कुछ ना कुछ एक परसेप्शन होता है। अर्थशास्त्र के बारे में हमारा ये परसेप्शन है कि इट इज अ पॉजिटिव डॉक्यूमेंट, इट इज ए जस्टिस एस्टेब्लिश करने वाला, स्टेट क्राफ्ट वाला डॉक्यूमेंट। तो उस आइडिया के साथ अब ऑप्शंस को पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? ए पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। यहाँ पे इंक्लूसिव टर्म है कुड बी, ओके। और क्या ये लॉजिकल है? क्या पहले जमाने में लोगों को स्लेव बनाया जाता था, बंदी बनाया जाता था? यस और किसी को सजा के तौर पे भी बनाया जा सकता था। तो फर्स्ट ऑप्शन लॉजिकली भी सही है, इंक्लूसिव टर्म भी आपको मिल गया। अब सेकंड ऑप्शन पढ़िए। इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, शी वाज लीगली फ्री। अब यहाँ पे कोई इंक्लूसिव टर्म नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र के जस्टिस के हिसाब से, जो जस्टिस का आइडिया हम बोल रहे हैं, क्या ये जस्टिस है कि नहीं है? जो सेकंड स्टेटमेंट में बात हो रही है कि अगर कोई मास्टर अपनी फीमेल स्लेव के साथ फिजिकल रिलेशंस एस्टैब्लिश करता है और उनका कोई सन होता है, तो बोल रहा है कि वो जो लेडी है, शी विल नो मोर बी अ स्लेव। तो जस्टिस की बात हुई कि नहीं हुई? सेम इसी चीज को थर्ड ऑप्शन में देखिए। थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है? इफ अ सन बोर्न टू अ फीमेल स्लेव was fathered by her master, the son is entitled to the legal status of the master's son। मतलब जो अगर कोई मास्टर अपने स्लेव के साथ फिजिकल रिलेशंस रखता है और उनका कोई सन होता है, उस सन को, जो स्लेव का सन है, उसको भी उतने ही राइट्स मिलेंगे जो इस मास्टर के लीगल सन को मिलते थे। अगेन जस्टिस की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। यस सर। हाँ, तो अगर आप देखेंगे 2 और 3 दोनों में एक थीम रिपीट हो रहा है। व्हाट इज द थीम? द थीम इज अबाउट जस्टिस। अब इतना डेप्थ में आप अर्थशास्त्र पढ़ के नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये पता होगा एग्जाम हॉल में कि अर्थशास्त्र जस्टिस की बात करता है। उस बेसिस पे आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन में इंक्लूसिव टर्म है, बाकी 2 ऑप्शंस में जस्टिस की बात हो रही है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी, 1, 2 और 3 ये इसका आंसर है। लॉजिक समझ में आया? सर मेरे क्वेश्चन सवाल पूछिए प्लीज, वन बाय वन पूछिए। सर इसमें सर मैं आपसे पूछने वाला ही था सर, इसमें लेकिन सर आंसर की में उन्होंने ऑप्शन बी को दिया है सर। ये कौन सा है अपना ईयर? ये 2022 का है सर। ये ऑप्शन की में मैं सेट से मैच किया था, तो उसमें सर ऑप्शन ए गलत बता रहा है, क्योंकि पर्सन कुड बी ए स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट को नहीं दिया जा सकेगा। मतलब ऐसा मतलब है सर, क्योंकि वो 2 और 3 दिखा रहा है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ इसको। जी सर, जी सर, एक बार चेक कर लीजिए आप सर। 60 में एक मिनट, ये प्लस नॉलेज वाला क्वेश्चन है क्या अपना? जी सर, नॉलेज बेस में लगेगा सर। हाँ सही बोला, गुड क्वेश्चन। आई थिंक आपने सॉल्व किया हुआ है ना पहले मेंटरशिप वाले इसमें? जी सर, मैंने सॉल्व किया था और भी अभी भी सॉल्व करा था, उसमें मेरे को पता चला कि जी सब लोग देखिए इस बात का हाईलाइट कीजिए। याद है मैं आपको बता रहा था, जैसे अभी हमने 2021 में भी देखा कि कुछ जगहों पे इंक्लूसिव टर्म होने के बावजूद भी स्टेटमेंट सही नहीं होता। ये उस वाला क्वेश्चन है। लेकिन अगर बेसिक टर्म्स में बात करो, रियल एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा, आप इसका आंसर क्या मार्क करके आएंगे? सर पता नहीं हुआ तो डी लिखा जाएगा सर। डी मारा जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हमको क्या, हमें पैटर्न को ज्यादा क्वेश्चन करने की वो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो वाला पैटर्न ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, फिर लिमिटेड नॉलेज इफेक्टिव एप्लीकेशन वाला, जो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। जी सर, जी सर, जी सर। तो चलिए आइए फटाफट से एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पैटर्न में 2022 में। क्वेश्चन नंबर 82 कहाँ गया? 82 देखते हैं, उसके बाद आपके डाउट्स लेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए कहाँ पर आपको इंक्लूसिव टर्म्स दिख रहे हैं? सर ऑप्शन 2 और 3 में दिख रही है। आराम से शम्स, बाकी लोगों को भी सीखने दो। 2, 3 में सर सम पीपल। सब लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। 2 और 3 स्टेटमेंट 2 और 3 में दिख गया। अब ये कैसा टॉपिक है? नया टॉपिक है, पढ़ के जाते हैं लोग? न्यू टॉपिक।
अगर करंट अफेयर में भी आता है तो इतना डेप्थ में तो कोई नहीं पढ़ता। तो इसमें आपको आंसर क्या मार्क करके आना चाहिए? ऑप्शंस सी देखिए 1 2 एंड 3 C. ऑप्शन ही नहीं है। सी हाँ, ऑप्शन 2 सी and आपको 3. मार्क कर देना। 2 and 2 एंड 3. 3 2 एंड 3 इसका आंसर है। हाँ, वही उसका आंसर है, यूपीएससी के हिसाब से भी वही 2 एंड 3 इसका आंसर है। तो हमने इसको किस बेसिस पे किया, नॉलेज या पैटर्न? पैटर्न के बेसिस पे किया। ठीक है, चलिए। तो ये था सेकंड पैटर्न जिसकी हम बात कर रहे थे, इंक्लूसिव टर्म्स वाला पैटर्न। ठीक है, 2021 और 2022 के क्वेश्चन हमने देखे। अब एक थर्ड पैटर्न है, वो थर्ड पैटर्न मैं आज आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बस एक बेसिक इंट्रो उसके बारे में दे देता हूँ। या फिर एक काम करते हैं, अभी आप लोग पहले दो पैटर्न्स पे काम कीजिए, थर्ड पैटर्न हम कल ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपके डाउट्स भी लेने हैं, तो अभी मैं आपके डाउट्स लूंगा। तो दिस सेशन फॉर टुडे इज एंडिंग, एंड इसका जो अगला सेशन होगा शायद कल है, कल हम वापस से इसको कंटिन्यू करेंगे। जो लोग आज लेट ज्वाइन किए हैं, कोशिश कीजिए कि टाइम पे ज्वाइन करें, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो यू कैन सी द रिकॉर्डेड लेक्चर आफ्टरवर्ड्स। तो अभी आप में से किसी के कोई डाउट है? आज हमने दो पैटर्न्स सीखे, एक था एक्सट्रीम टर्म्स का पैटर्न, एक था इंक्लूसिव टर्म्स का पैटर्न, और उसको कैसे अप्लाई करना है। हमने ये भी सीखा कि कभी कभी वो पैटर्न नहीं लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, आपको अप्लाई करना है। और पैटर्न्स को आप कब अप्लाई करेंगे? जब आप किसी क्वेश्चन में डाउटफुल हैं, या जब आपके नॉलेज वाले क्वेश्चन सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो विद दिस आई होप यू लाइक द सेशन, आई होप यू गॉट टू लर्न न्यू थिंग्स। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चंस पार्ट। इफत का क्वेश्चन है, इफत प्लीज पूछिए अपना क्वेश्चन। सर मुझे ये पूछना था कि एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश में तो समझ आ रहा है लेकिन हिंदी में हमें कैसे पता चलेगा? इफत ये जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा ना वो सेम ही रहेगा, मतलब जो जैसे सेम चीजें हिंदी में पूछी जा रही है, लेकिन उसका जो स्क्रिप्ट है वो बदल गया। क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए दिया गया है सम ऑप्शन दिया गया है, तो हिंदी में भी सम के लिए कुछ दिया होगा ना ट्रांसलेशन में। यस सर। आपको फिर वो वाली चीजें उठानी पड़ेगी कि उस सम को वहां पे कैसे दिया गया, इस स्कैन को वहां पे कैसे दिया गया है हिंदी में। तो वहां पे ये थोड़ा आपका ये काम बढ़ जाएगा, आई एग्री विथ यू, बट वर्थ इट, करना चाहिए आपको। ओके सर, कुछ होता है। ठीक है, चलिए इफत का हो गया। नेक्स्ट लेट अस टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम तबस्सुम। तबस्सुम पूछिए, मुबशरा तबस्सुम। सर आपने जैसे मतलब अर्थशास्त्र की क्वेश्चन जैसे बताई ना कि कुड भी ये रॉन्ग होगा, तो मतलब वो कैसे आपने फिर बोला ना कि इसको नॉलेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सही है, फिर वो कुड भी आके वो मतलब आपने बोला कि 2 and 3 इज करेक्ट। वहां पे वो इशू आ गया कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, कई कई बार पैटर्न नहीं लगता है। यस सर। मैं स्लाइटली वहां पे कंफ्यूज हो गया था, वहां पे जो पहला स्टेटमेंट है उसमें पैटर्न एक्चुअली नहीं लग रहा है। पर सर इन केस इन फ्यूचर मतलब किसी फिफ्थ एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आए तो हम कैसे उसको एनालाइज करेंगे कि हाँ ये करेक्ट है या? तब हम रियल एग्जाम में उसको नहीं कर पाएंगे, तब आप 1 2 and 3 ही मार्क करके आ जाना, क्योंकि फिर वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा 10 में से हो सकता है 2 बार पैटर्न ना लगे, लेकिन 8 बार लगेगा। जैसे अभी 2022 में हमने इतने सारे क्वेश्चन देखे, 6-7 क्वेश्चन थे, एक बार वो पैटर्न नहीं लगा। फिर भी अगर एग्जाम हॉल में आपको वो क्वेश्चन दिख रहा है, अटेम्प्ट करके आइए, छोड़ के मत आइए, क्योंकि अगर हम ओवर थिंकिंग कर पैटर्न्स पे डाउट करेंगे तो फिर हम उनको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वी नीड टू हैव अ गुड प्रैक्टिस एंड वी नीड टू हैव अ गुड कॉन्फिडेंस ऑन व्हाट वी हैव लर्नड। ओके, थैंक यू सर। और दिस इज अ फैक्ट कि कभी कभी वो नहीं लगेगा, व्हिच इज फाइन। नेक्स्ट अलीना का क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं लाइन वाइज आ रहा हूँ, प्लीज वेट। यस सर। सर माय क्वेश्चन इज, जैसे अभी ये अर्थशास्त्र वाला क्वेश्चन था, ये और भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े रैंडम होते हैं, तो उस पे हमें कितना मतलब अपनी जो नॉलेज, अब हमें आपने बोल दिया कि जो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है उसके ऊपर हमें अपना एक प्रॉपर नोट्स बना लेने चाहिए, तो हमें उसके अकॉर्डिंग कितना डीप जाना चाहिए? जैसे अभी रेफ्यूजी कैंप वाला क्वेश्चन था, वो भी बड़ा रैंडम था। आई वुड सजेस्ट, हाँ उसमें ना देखिए डेप्थ इतना रहेगा कि मान लीजिए विकिपीडिया के 2 पैराग्राफ मैक्सिमम। जब आप विकिपीडिया खोलेंगे तो ऊपर एक एरिया दिया हुआ था जहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है उस पर्टिकुलर आइटम के बारे में, उतना आप पढ़ लेंगे तो काफी रहेगा। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर एक क्वेश्चन था आपने सोल्व किया वेब 3.0 से रिलेटेड, तो उसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था उसमें आपने उसे बोला कि इंक्लूसिव टर्म में एनेबल्स जो वर्ड था वो आप इंक्लूसिव बोला, बट आपके वो जो टेक्स्ट लिस्ट है उसमें वो लिखा हुआ नहीं है, तो इसको हमें उसमें ऐड कर लेना है एनेबल्स? हाँ ऐड कर लेना है, शायद उसमें टाइपिंग का कुछ इशू आ गया है। एनेबल्स भी एक इंक्लूसिव टर्म है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट लेट अस टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम तौफीक उमर, बताइए। सर प्रीलिम्स की वजह से डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन का एक ही इलाज है कि आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि ऑलरेडी आपने इस एग्जाम को 1 साल दे दिया है। अभी डिप्रेस होके कोई फायदा नहीं है, अभी हिम्मत दिखाएं, आगे बढ़े, जो होगा सो होगा।
क्योंकि देखो गारंटी तो किसी की नहीं है। जैसे मैं आपको ये सारे पैटर्न सिखा रहा हूँ या कोई बंदा सेलेक्टेड भी है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड भी हैं वो भी प्रीलिम्स में फेल होते हैं, जो लोग ऑलरेडी कई बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं वो लोग भी फेल होते हैं। कोई हो सकता है कि इंटरव्यू दे के आ रहा हो, अगले साल प्रीलिम्स में फेल हो जाए, तो गारंटी किसी की भी नहीं है। तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि वो जितना रैंडमली आप खेल रहे हैं उतना रैंडमली दूसरे लोग भी खेल रहे हैं, इसलिए कॉन्फिडेंट रही है, उसका और कोई इलाज है नहीं। आगे आई विल टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम शेख दानिया। शेख दानिया पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? शेख दानिया कुछ क्वेश्चन है आपका? आपने हैंड रेस किया है। जी सर। जी सर, पूछिए। हम पूछ रहे थे कि कंटेंट पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज करना है या पहले भी कर सकते हैं? साथ में ही करना है। कंटेंट मतलब स्टैटिक पार्ट की बात कर रही है ना आप? हाँ हाँ, स्टैटिक पार्ट पढ़ने से पहले ट्राई किया जाए उसको, उस ट्राई टाइप के किया जाए, क्वेश्चंस ट्राई। क्या? किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप उसके पीवाईक्यूज देख सकती हैं। किसी भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज कंपाइल करके देते हैं, तो एक बार आप सॉल्व ना करें फिर भी एक बार नजर मार लेनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, फिर आपको पता रहेगा कि स्टार्टिंग में कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट आफरीन बानो, अपना क्वेश्चन पूछिए। सर माय क्वेश्चन इज, ये जो पैटर्न्स आपने बताए हैं क्या ये साइमल्टेनियसली भी आते हैं किसी क्वेश्चन में? मतलब एक क्वेश्चन में 2 पैटर्न? या बिल्कुल आते हैं, हमने एक क्वेश्चन देखा भी ऐसा वाला जिसमें थर्ड पैटर्न आ रहा था। थर्ड पैटर्न अभी मैंने आपको बताया नहीं है, पर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कई बार तो 3 पैटर्न एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसलिए मोर देन नोइंग देम इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू अप्लाई देम इन द रियल एग्जाम, जो प्रैक्टिस के साथ आएगा। इसलिए मैंने आपको इंडेक्स दिया है, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ओके सर। नेक्स्ट लेट्स टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम अलीशा। अलीशा अपना क्वेश्चन बताइए, अलीशा खान। सर मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, पर मेरे को ना इंग्लिश वाला पैटर्न ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है इसमें, तो क्या मैं ये क्वेश्चन है जो सेक्शन इंग्लिश से कर नहीं सकती हूँ? देखो, हाँ देखो वैसे भी कर सकते हैं। रियल एग्जाम में आप दोनों पे एक नजर रख सकती है, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम वाले भी कई बार ऐसा करते हैं कि अगर जी कोई सर, क्वेश्चन मतलब समझ में नहीं आ इंग्लिश रहा है वाले हम थोड़ा क्वेश्चन हिंदी में। में देख लेते हैं उसको। हाँ तो जी। तो रियल एग्जाम में अगर आपको किसी क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं, आपको हिंदी में पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा इंग्लिश में देख लीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, शेख दानिया अगर आपका क्वेश्चन हो गया है आप हैंड नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट सानिया अलमास। सानिया आपका क्या क्वेश्चन है? सुहेल खान आपका क्या क्वेश्चन है बताइए। हेलो सर। जी बताइए। सर मतलब हमारे यूपीएससी का तो समझ आ गया है पेपर के क्वेश्चन देखे बाद, पर सर जो जामिया आरसीए का पैटर्न है उसके क्वेश्चन जो हमने एनालाइज किए सर, उसमें ज्यादातर ना मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन है, मतलब उसमें ना एलिमिनेट वाला ऑप्शन नहीं है, उसमें ज्यादातर Factual ऐसे question क्वेश्चन है। पूछे गए हैं। हाँ, I ओनली agree 2, with you. I ओनली agree 3, with you. या फिर बोथ फर्स्ट एंड 2, या फिर नन, या फिर नाइदर, ऐसे क्वेश्चन वो ज्यादा इसलिए है, तो उसमें बहुत कंफ्यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम नीचे के ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि 2 2 बार पूछा तो 2 काट दो, हम ऊपर लैंग्वेज के बेसिस पे एलिमिनेट कर रहे हैं, है कि नहीं? हम देख रहे हैं कि टर्म में क्या दिया गया। तो अगर ओनली 1 ओनली 2 भी देता है, वैसे क्वेश्चन भी है। मैं आपको जब 2023 24 25 करवाऊंगा, जब उसका टेस्ट आपका होगा, तब आपको वहां पे भी दिखेगा कि कैसे ये पैटर्न लगते हैं। तो फर्स्ट इज जामिया आरसीए में आई एग्री कि आपको इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलेंगे, वहां पे ज्यादा क्वेश्चन आपको फैक्चुअल मिलेंगे। तो ये आप क्यों सीख रही हैं? ये आप सीख रही हैं जामिया में एच पाने के लिए, वहां जाने के बाद या आगे जब आप अपना प्रीलिम्स देगी, जो आपका लार्जर गोल है उसके लिए। ठीक है, और सर उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, मतलब बोथ फर्स्ट एंड 2, या फिर नाइदर 1 और 2। नाइदर, हाँ हाँ, वो तो वैसे तो यूपीएससी में भी आते हैं। जब आप ये लिस्ट सॉल्व करेंगे तो वैसे क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। हाँ, क्योंकि सर मैं अभी फ्रेशर हूँ ना, अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। मुझे टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करो, सब आ जाएगा। सुहेल खान आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर। जी पूछिए सुहेल। सर अभी जो करंट में स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, 3 टाइप के स्टेटमेंट आ रहे हैं, और उसके ऑप्शन में भी ऐसे आ रहे हैं कि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट। जस्टिफाई कर रहा है। जी जी। उसमें पूछ रहा है 2 एंड 3 आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनिंग, या वन ऑफ द एक्सप्लेनिंग। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि 3 स्टेटमेंट को पढ़ना, फिर उसको कंप्लेन करना कौन सा सही है। फिर ये उसमें टेक्निक क्या होती है ना, यूजुअली क्या करता है वो, पहला स्टेटमेंट में कुछ बात बताता है और अक्सर ये पूछता है कि बाकी के 2 स्टेटमेंट उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बराबर? जी जी। तो वहां पर आपको क्या करना है, जब आप उस वैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, बीच में अपने माइंड में ऑटोमेटिकली एक वर्ड ऐड करके चलिए, बिकॉज।
मतलब स्टेटमेंट 1 आपने पढ़ा, फिर आप जब स्टेटमेंट 2 की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने माइंड में सोच के चलिए बिकॉज दिस। तो अगर बिकॉज बोलने के बाद आपका वो स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं हो रहा है तो फिर वो स्टेटमेंट उसका आंसर नहीं रहेगा। अब ऐसे स्टेटमेंट में पैटर्न कहाँ लगेगा? लैंग्वेज के पैटर्न सेम ही होते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं वो आंसर के जो क्वेश्चन के ऊपर के पार्ट के लिए है। यूपीएससी ने क्या चेंज किया है 2023 के बाद? नीचे का पार्ट चेंज किया है। जी नीचे सर। पहले वो 1 2 3 देता था, नीचे अब ओनली 1 ओनली 2 देता है, जिससे आई एग्री एलिमिनेशन मुश्किल हो गया है। लेकिन लैंग्वेज रिडंडेंट नहीं हुआ है, लैंग्वेज वेस्ट नहीं हुआ है, लैंग्वेज आज भी वही आ रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में भी वही रहेगा कि एक टेक्निक आप ये यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड में जब आप जाएंगे तो बीच में एक बिकॉज लगा दीजिए अपने ही माइंड में, और फिर देखिए कि बिकॉज लगाने के बाद वो दो चीजें लॉजिकल लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, और सर इसी तरह से अगर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आए तो? सेम वहां पे बिकॉज ही लगता है, क्योंकि असर्शन रीजन क्या होता है? वही है कि रीजन उसको जस्टिफाई करना चाहिए असर्शन को। श्वेता अपना सवाल पूछिए प्लीज, व्हाट इज योर डाउट? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अभी हम बिगनर हैं तो मेरी तैयारी अभी पूरी हुई नहीं है। जैसे कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी जो है सब्जेक्ट वो अभी कवर नहीं हुआ है मेरा। बहुत कम कवर हुआ है और रिवीजन भी कम है। तो मुझे ये पूछना है कि मुझे आपका माइक बंद हो गया। तो मुझे ये पूछना है कि हम कैसे उसको फोकस करें और कैसे कवर करें। देखिए, करना तो आपको टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क अपॉन इट। इफ यू आर टेकिंग कोचिंग फ्रॉम समवेयर दैट विल हेल्प यू, और इफ यू आर अंडर समवन्स गाइडेंस दे कैन गाइड यू बेटर ऑन दैट। आई वुड लाइक टू कीप दिस सेशन मोस्टली फोकस्ड टुवर्ड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है दैट यू कैन आस्क। टिल देन लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम इफ्रा नाज। आपका कोई डाउट है? यस सर। जी पूछिए। सर एज अ फ्रेशर क्या हम इस एग्जाम को आरसी को क्रैक कर सकते हैं सर? कर सकते हैं। आपकी हो सकता है आपका एसए का पेपर क्लिक कर जाए, या हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर ऐसा है कि, क्योंकि देखिए गारंटी किसी की नहीं है, जामिया का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी की गारंटी नहीं होती है। तो अगर आपने तैयारी की है, आपने फॉर्म भरा है, आपको दे देना चाहिए, क्योंकि जामिया तो आपके अटेम्प्ट काउंट नहीं कर रहा है। एटलीस्ट यूपीएससी में आप ये चीज सोच सकती हैं, फिर भी यहाँ तो कोई अटेम्प्ट का काउंट नहीं है, तो देना चाहिए आपको। एटलीस्ट थोड़ा एक्सपोजर आपको देना चाहिए, एंड क्या पता आप क्लियर भी कर लें, विच वी होप थ्रू दिस प्रोग्राम यू कैन। चलिए जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन, बाकी लोग जिनके कोई डाउट्स नहीं है, वी हैव कंप्लीटेड द सेशन। आप इस सेशन को एग्जिट कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टीच एनीथिंग एल्स। बाकी जो आपकी अगली चीजें होगी, अगले टेक्निक्स होगी, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। पीपल हु हैव डाउट्स कैन स्टे, रेस्ट एवरीवन कैन लीव। थैंक यू। जी जल्दी जल्दी पूछिए, लाइबा क्या डाउट है आपका? थैंक यू सर सर। हमारा ये था डाउट की ना, जो प्रीलिम्स का हमारा पेपर है पीवाईक्यू, मतलब क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी में, तो सर उसमें सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ही लिखा हुआ है। अब इंग्लिश में तो सर हमने मान लिया कि एक तरह से ये ग्लोबली नोन लैंग्वेजेस ने इंग्लिश में लिख दिया, और ये जो हमारे मतलब साउथ के हैं वो समझ रहे हैं। लेकिन सर जो हिंदी है, हिंदी में मतलब ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए प्रिंट है ना, सिर्फ 2 लैंग्वेजेस में, इसके अलावा और लैंग्वेजेस में प्रिंट नहीं है। उससे अपने को क्या लेना देना है? सर नहीं मतलब मतलब मैं पूछना चाह रही थी कि मतलब सर इन्होंने यूपीएससी वालों ने जो 2 ही लैंग्वेजेस क्यों ली? वो लेंगे ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं तो एक रोक उनको लगानी पड़ेगी। ऐसे तो फिर कितने लैंग्वेजेस है, सब में थोड़ी देंगे वो लोग। सर नहीं वो बात ठीक है, लेकिन चलिए कोई नहीं सर। क्वेश्चन वियर्ड है, आप खुद सोचिए उसके बारे में। नेक्स्ट सानिया, आपका क्या डाउट है? नहीं है, ठीक है। मसरत, आपका कोई डाउट? ये सर पीवाईक्यू तो सभी स्टूडेंट देख करके जाते एग्जाम से पहले, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मॉक ना देकर पीवाईक्यू को ही अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो सर वो लोग कैसे करते होंगे एक्चुअली पीवाईक्यू वो ज्यादा एनालिसिस? अच्छा है। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, हम जब यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, हमारा जो माइंडसेट है वो यूपीएससी के हिसाब से ही डेवलप होना चाहिए। अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बेसिस पे, क्योंकि देखिए जो हमारे टेस्ट जो हम देते हैं बाकी इंस्टीट्यूट्स वगैरह के, वो हम दूसरे रीजंस के लिए देते हैं। वहां पर हमारा रीजन होता है अपने स्टैटिक को टेस्ट करना, या फिर वहां पे हम देते हैं टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए। तो अगर आप सिर्फ पीवाईक्यूज पे ज्यादा काम करना चाहते हैं, इट इज गुड, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टेस्ट नहीं दीजिए अभी मत। अगर आप इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं तो अभी टेस्ट आप मत दीजिए, अभी आप प्योरली पीवाईक्यूज पे काम कीजिए। लेकिन अगर आप इस साल नहीं दे रहे हैं, आगे चल के देंगे, तो गिव टेस्ट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, दे आर आल्सो गुड, बट दैट डजंट मीन यू कैन कीप पीवाईक्यू असाइड। पीवाईक्यू को एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट कीजिए, उसके ऊपर अच्छे से काम करके ही जाइए एग्जाम के लिए।
ओके, आई थिंक योर डाउट इज Okay, sir. रिजॉल्व्ड। Thank नेक्स्ट जावेद, आपका क्या डाउट है, प्लीज पूछिए। सर मुझे थोड़ा रिवीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा था, उससे पूछना है कि सर जैसे हम लोग पढ़ते हैं, कोर्स कब कंप्लीट करते चले जाते हैं और सोचते हैं कि लास्ट में रिवीजन कर लेंगे, तो सर बाद में बर्डन होना चाहता है तो रिवीजन नहीं हो पाता है होगा सर। प्लस अगर साथ में रिवीजन करते चले तो सर भूलते जाते हैं सर पीछे का, तो इसमें कैसे सॉल्व करें? आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने ही दे दिया। जैसे आपने कहा ना कि पढ़ते चले जाते हैं और लास्ट में देखते हैं, लास्ट में नहीं देखना है। हर हफ्ते एक दिन आपको डेडिकेट करना है सिर्फ रिवीजन के लिए, वरना आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वो वेस्ट चला जाएगा। तो ऐसे रख दीजिए कि अगर आप मंडे टू सैटरडे पढ़ते हैं तो संडे को आप बैठ के रिवीजन करेंगे। और अगर आपका रिटेंशन पावर और कम है तो आपको हफ्ते में 2 दिन रिवीजन के लिए रखने पड़ेंगे, जब आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। यूजुअली तैयारी के वक्त क्या होता है, हमारे अंदर ये माइंडसेट होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़े, ज्यादा से ज्यादा पढ़े, बट इट इज नॉट अबाउट दैट। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपने जो कुछ भी पढ़ा है आपको अच्छे से पढ़ के याद रखना है ताकि एग्जाम हॉल में आप उसको रेप्लिकेट कर सकें। तो अपना टाइम टेबल ऐसे सेट कीजिए कि रिवीजन के लिए आपके पास कुछ डेज हो। ओके सर, ऑल द बेस्ट। तो आई थिंक आप सभी के डाउट्स रिजॉल्व हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी लीविंग द सेशन नाउ। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। गुड नाइट। सो आप सभी लोग जो बने रहे इस सेशन में, आपने आज कुछ सीखा, जितने भी स्टूडेंट हैं? जी सर, बिल्कुल सर, थोड़ा सा आइडिया मिल चुका है सर। बिल्कुल, देखो मैंने जी बताया सर, था बहुत ना, हेल्प मिली हमें आज। नेक्स्ट 5 डेज आप लोग म्यूट कर लो थोड़े के लिए, 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट 5 डेज जो है ना, आपके तैयारी करने का तरीका बदल देगा। नेक्स्ट 5 डेज जो PYQ एनालिसिस करा रहे हैं मुजम्मिल सर, थॉट प्रोसेस को बनाएगा, आप में कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। आपको अंदर से एक आवाज आएगी कि हाँ अब हम कुछ सीख रहे हैं और हम सही रास्ते में। देखो, जामिया RCA की PYQ एनालिसिस AIR 7 रैंक AR राजा करेंगे। आप लोगों को जो शेड्यूल दी गई है उनमें उनका है नाम। तो PYQ अगर जामिया RC का हो या UPC का हो, मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको कहा जा रहा है कि आपको 6 फीट ऊंची दीवार नहीं 10 फीट ऊंची दीवार क्रॉस करनी है, तो अगर आपको 10 फीट ऊंची दीवार क्रॉस करने की प्रैक्टिस है और कर लेते हैं, आपको आता है, तो उससे नीचे की जितनी दीवारें हैं वो आप आसानी से निकाल सकते हो। जो तरीका, जो पैटर्न, जो टूल्स टेक्निक्स सर ने बताया है, वो सेम अप्लाई है जामिया RC के लिए भी। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिए। पैटर्न जामिया RC के क्वेश्चन का कोई पैटर्न नहीं होता है, चेंज भी हो सकता है। जिस तरह UPSC तो अनप्रेडिक्टेबल हर जगह है। यू शुड बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस। इसीलिए आपको PYQ एनालिसिस हमने UPSC की PYQ से शुरू की है। उसके बाद जामिया की PYQ जो टॉपर हैं इस बार जामिया RC के AR राजा करेंगे। जो बच्चे, सर ने हिंदी में ऑलमोस्ट इंग्लिश में बात की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनको समझ में चीजें आई हैं, बट होता क्या है, जैसा सर ने बताया, मेजोरिटी जो स्टूडेंट के हैं वो इंग्लिश के हैं, बट तरीका तो सेम है ना। जो सर ने तरीका बताया है, जो तरीका सर ने बताया, जो टूल्स टेक्निक सर ने बताई है, वो तो दैट्स अप्लाई सेम फॉर हिंदी आल्सो। तो हिंदी के क्वेश्चन को पढ़ के बता दीजिए, तो उससे ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो सर इंग्लिश के क्वेश्चन बता रहे हैं, सेम पैटर्न हिंदी के लिए भी जो टूल्स टेक्निक्स है वो सेम अप्लाई वहां पर होगा। तो हमारी कोशिश यही है कि आप सीखें। मुजम्मिल सर हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, आपसे भी पता है, उसमें मेंटोर कर रहे हैं बच्चों को। और ये सेशन हमने जानबूझ के इंटेंशनली रखा, इंस्टेड ऑफ कि हम सिर्फ जामिया RC की PYQ को डिस्कस कर रहे हैं। मेरा इंटेंशन ये बता कि हम UPSC की PYQ को भी डिस्कस करें। जैसा कि सर ने बताया, जामिया RC एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन आपकी है लवासना, वहां जाने की तैयारी करना है। तो नेक्स्ट
4 days. I request to all be there, be sincere, and thanks everyone who have asked questions. सभी बच्चे ने, चाहे लाबा हो या फिर सानिया हो, सबका नाम तो मुझे नहीं, सभी ने सवाल बहुत ही लॉजिकल पूछे हैं। एक होता है ना उटपटांग सवाल पूछ लिया, हमें इस सेशन में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि आपने उटपटांग सवाल पूछे। आपने लॉजिकल सवाल पूछे हैं, आपने मतलब के सवाल पूछे हैं। इस चीज को सुनते हुए हमें दिल से अच्छी, दिल में एक आवाज अंदर से आ रही है कि हाँ अब आप सीख रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, सही ट्रैक पे हो। तो ये आज का सेशन आप सभी को कुछ ना कुछ सिखा गया है। नेक्स्ट 4 डेज विदाउट फेल आप रहेंगे, मतलब नेक्स्ट 4 डेज क्या, आने वाला सारा सेशन आप शेड्यूल देख लो, टाइम टेबल बहुत बेहतरीन होने वाला है। जब हम वाइंड अप करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से वाइंड अप करेंगे इस जामिया आरसी गाइडेंस प्रोग्राम को। तो यूपीएससी की पीवाईक्यू की एनालिसिस होगी, उस पर जामिया आरसी की भी पीवाईक्यू की एनालिसिस होगी। सो यू कैन आस्क एन नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम राजा सर regarding Jamia RC, whatever, and I'm here for you. Thank you very much and good night. कल मिलते हैं 9 बजे। म्यूट कर लीजिए और सवाल पूछिए। तनवीर सर, हाँ वसीम जी बोलिए। वसीम सर, कल आपसे बात हो सकती है सर? कल आप अवेलेबल रहेंगे सर? आप म्यूट कर लें, सभी लोग म्यूट कर लें। वसीम जी, आपको कैसा लगा आज का सेशन? आई थिंक यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड। यस सर, बहुत ठीक लगा सर। दो ही दिन हुए सर आज। सर मेरा कहना था सर, क्या सर कल आप अवेलेबल रहेंगे सर? कहाँ पे? कल आपसे बात हो सकती है? संडे है ना कल? कहाँ पे अवेलेबल होना है मुझे? वही मतलब सर कॉल पे सर, व्हाट्सएप कॉल अगर आपको करूं सर। हाँ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज। सर मुझे ये पूछना था, जैसे जामिया आरसी का हमने फॉर्म कर दिया है फिर, बट उसके अलावा हमें और कौन सा देना चाहिए, लाइक अतिया आईएएस? हाँ, एक बात और आप सभी के लिए है कि जो बच्चे हमारे टेलीग्राम पे नहीं है, जो बच्चे हमारे में नहीं, इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज टेलीग्राम अगर आपको अच्छा नहीं लगा ना, 2 दिन में एग्जिट कर जाना। आप देख लो वहां पे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जो इन्होंने अलीना सवाल पूछा है, वहां डेली बेसिस पे मॉर्निंग में सबसे पहले हम द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पढ़ने आपको, वो हम वहां पे देते हैं। दूसरा पोस्ट जो हमारा ये आता है काउंटडाउन, यानी योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, यूपीएससी स्टेट, चाहे जेएनके हो, पीएससी हो, यूपीपीसी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, उन सभी की काउंटडाउन होती है, किस डेट पे होना, कितने दिन बचे हुए हैं। एट द सेम टाइम उसके बाद जो थर्ड पोस्ट आती है वो आरसीए की आती है। आरसीए लगभग 10-12 आरसी हैं अक्रॉस दिस कंट्री जो हमारी लिस्ट में है। उसमें हम आपको देते हैं कि किसकी डेट, कौन से फॉर्म निकले हुए हैं, लास्ट डेट क्या है, और जो बचे हुए हैं जैसे एमई उनके फॉर्म कब आएंगे, एमएस एकेडमी का फॉर्म आएंगे, मौलाना आजाद के फॉर्म कब आएंगे, वो भी है। तो आप हमारे टेलीग्राम पे आ जाएं, वहाँ पे पीवाईक्यू वगैरह सब चीज मिल जाएगी। तो अलीना, आपके जो सवाल है वहाँ पे आप टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे वन गो गेट एवरीथिंग। सर एसे सेशन कब होगा? क्या एसे सेशन? कौन सा सेशन? एसे राइटिंग के लिए सर। अलीशा खान, आप शेड्यूल देखो। आपने नया ज्वाइन किया है क्या? आर यू यस सर, जस्ट ज्वाइन? तो आप हमारे जामिया आरसी गाइडेड प्रोग्राम की ग्रुप है, उसमें हो ना आप? मैंने ऐड किया है आपको, या फिर आप वो पार्ट हो जो टेलीग्राम से आए हो? यस सर, टेलीग्राम से आए हैं सर आज ही। हाँ, तो वो जामिया आरसी गाइडेंस प्रोग्राम है जिसमें ऐसे सीसेट, जीएस और वो सारी चीजें चल रही हैं। ये हमने एक आज का सेशन था इसलिए टेलीग्राम पे शेयर किया ताकि आप लोग आए, आप लोग भी सीखें, बिकॉज यू आर नॉट डिफरेंट। तो ऐसे के सेशन वो सिर्फ वो उनके जो रजिस्टर्ड हैं जामिया आरसी गाइडेंस प्रोग्राम के लिए, उनके लिए है। ओके सर। एनीवेज, अगर आपको लगे तो आप ऐसे लिखो, आप मुझे देना, मैं इवेलुएट करवा दूंगा। ऐसा कोई नहीं है कि आप रजिस्टर्ड नहीं हो। अगर आप हमारे टेलीग्राम में भी हो, हमारे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो, तो वो हमारे हो, वेटू मीडिया के हो। व्हाट्सएप पे सर आपको शेयर कर देंगे, तब आप कर दोगे ऐसे? हाँ, आप हमें लिखना, हम टॉपिक देंगे आपको और लिख के हमें दे देना आप, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच, रनिंग द सेशन।
tomorrow at the same time 9 p.m. 9:15 p.m. और ज्वाइन कीजिएगा और एक भी सेशन आप मिस ना करें because you are going to learn a lot in next 4 days 5 days. Thank you very much. Thanks.